ठीक है। शुरू करने के लिहाज से पर्याप्त लोग आ गए हैं। नमस्ते, जय हो। आज तक रेडियो का ये वीकली ट्विटर स्पेस है और ये आप जानते हैं कि इसे हम क्या कहते हैं। इसे हम बेबाक बुधवार कहते हैं और बेबाक बुधवार में आज कोशिश करेंगे कि दो विषयों पर बात करें। आज इसलिए थोड़ा सा आज का बेबाक बुधवार औखा है। पंजाबी का एक शब्द है औखा। वैसे तो बेबाक बुधवार अपना विषय खुद तय करता है। जिस दिशा में लोग ले जाते हैं उस दिशा में वो जिस कोठरी में चर्चा चली जाती है फिर चली ही जाती है। लेकिन सोचा हमने ये है कि आज नुसरत जयंती है। किंग ऑफ कव्वाली जिन्हें कहा जाता है, नुसरत फतेह अली खान आज ही के दिन पैदा हुए थे। तो ये सोचा कि आज नुसरत साहब से बात शुरू की जाए। कौन सा कलाम उनका गाया हुआ आपको ज़्यादा पसंद है और क्यों पसंद है, और उसकी व्याख्या क्या है। आपके निजी जीवन में नुसरत फतेह अली खान के म्यूज़िक की उपयोगिता क्या है, तो ये बताएं। और उसके बाद आज बात करनी है जिसे लेकर के नितिन बहुत एक्साइटेड है। पढ़ाकू नितिन वाले नितिन, जो आज तक रेडियो का जो लोगो आपको दिख रहा है उसके पीछे आज नितिन है। तो दूसरा विषय ये है कि, और ये इनफैक्ट हमें हमारे एक लिसनर ने ही सजेस्ट किया था। ये कहावत है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। किताब को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए। लेकिन कवर से जज ना करें तो किताब को काहे से जज करें। कवर बनाए ही इसीलिए जाते हैं कि उनसे जज किया जाए। तो इस पर भी आज बात करनी है कि किताब को जज करने के लिए कवर का इस्तेमाल ना करें तो क्या इस्तेमाल करें। तो कोशिश ये है अपनी कि एक एक घंटे दोनों विषयों को देंगे। पहले नुसरत साहब पे बात करेंगे और उसके बाद किताब और उसके कवर पे बात करेंगे। नुसरत फैसलाबाद में जन्मे, लेकिन आबाद और बर्बाद उन्होंने सबको किया। सीमाओं की चौहद्दियों को लाग कर सीमाओं को ट्रांसेंड किया उन्होंने। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, लोग जानते हैं कि यूरोप और हॉलीवुड तक उन्होंने संगीत दिया। लोगों ने उनके साथ फ्यूजन किया, इसलिए वो सबके हैं। तो आज आपसे ये सुनना चाहेंगे कि आप लोग ये बताएं कि नुसरत की कौन सी कव्वाली, उनकी आवाज़ में कौन सी पंक्तियाँ आपको अक्सर याद रहती हैं या याद आती हैं, और किन किन मौक़ों पे याद आती हैं। जैसे होता है ना कि बहुत लोग कहते हैं कि जब सबसे उदास दिन होते हैं तो मैं फलां कवि को पढ़ता हूँ। आप नुसरत को कब सुनते हैं? मूड और मिजाज कब होता है? जब आप एक्साइटेड हैं, जब पार्टी का मूड है, या जब आप अकेले हैं, या जब सफ़र कर रहे हैं, ये भी बताइए। और उनकी व्याख्या क्या है आपके हिसाब से? नुसरत के संगीत ने आपके भीतर क्या बोया है? तो ये है और बहुत सारी बातें इसमें से होकर के निकलेंगी, क्योंकि न रुकते हैं आंसू न थमते हैं नाले, और सांसों की माला पे, है ना, कहना गलत गलत तो छुपाना सही सही। कुछ लोग जो अभी जुड़ गए हैं उनसे बात शुरू करते हैं। शुरुआत मिकी चौधरी से ही की जाए। अपने आज तक रेडियो के पुराने लिसनर हैं, तीन ताल के, और व्हाट्सएप ग्रुप पर तीन तालियों का जो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें भी बड़े सक्रिय रहते हैं। तो मिकी भाई, क्या नुसरत के शैदाई हैं आपके? नहीं? जय हो। नुसरत साहब की सैदाई होना सबसे मतलब बड़ी फक्र की बात है, और शायद हूँ भी और नहीं भी। जब बचपन में था तो पिताजी कव्वालियां सुना करते थे, तो उस समय कव्वाली की समझ थी नहीं। कुछ कहते थे अरे यार ये क्या चिल्लपो मचा रखी है और ये किसे सुनते रहते हैं। लेकिन जब उम्र के एक ऐसे पड़ाव पे पहुंचे जहाँ से टीनेज पीछे छूटता है और वयस्क सीमाओं की तरफ हम बढ़ते हैं, तो कव्वाली जो है सो हमारे सर पे ही नहीं बल्कि हमारे दिलो दिमाग पे चढ़ जाती है। और जब से हमने नुसरत साहब को सुना तो उसके आगे तो एक ऐसे चरस हैं जिसके आगे कुछ दूसरा कुछ भाता ही नहीं है। चाहे उनका सांसों की माला पे सिमरू हो, या फिर तुम एक गोरख धंधा हो, हर एक ने हमें इस तरह लपेटा है कि हमारा हर एक चरखा जो है सो नौलखा हो रखा है। लेकिन अगर बात की जाए कि उनका सबसे प्रिय जो मेरी कव्वाली है उनकी, वो है कि दोस्तों की शिकायत करूं मैं,
क्या उसका उसकी जो एक लाइन है कि हो मुबारक तुम्हें सर झुकाना, फिर भी इतनी गुजारिश करूंगा, दिल झुकाना भी लाजमी है जाहिर, सर झुकाना ही सजदा नहीं है। ये मुझे सबसे ज्यादा टच करती है, और ये मैं तब सुनता हूँ जब मैं सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहता हूँ, जब सबसे ज्यादा मैं परेशान रहता हूँ, मतलब जॉब से फ्रस्ट्रेटेड, आगे की लाइफ के बारे में फ्रस्ट्रेटेड, पढ़ाई से फ्रस्ट्रेटेड। तो अब मैं इस गाने को और इस लाइन को सुनता हूँ और फिर थोड़ा सा तरोताजा महसूस हो जाता हूँ। दूसरा है कि बुक को कैसे जज करें। तो मैं बुक जज नहीं करता, मैं बुक खरीदता हूँ, उस अच्छी अच्छी बुकों को मंगवाता हूँ, उसके कवर को 2-4 दिन देखता हूँ, उसके आमुख को पढ़ता हूँ और वापस उसको रख देता हूँ कि अरे यार ये सब किताबें बाद में पढ़ेंगे, अभी सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, जीके, तराइन का युद्ध और गौई पलासी ही पढ़ लेते हैं, जल्दी से इस नौकरी को चेंज करके दूसरे में जाते हैं और खुश हो जाते अच्छा, मतलब अभी बाबा है नहीं, वरना वो भोजन के उदाहरण से ये बात कहते कि रायते में रोटी ना मिले। इसके लिए अपन कोशिश ये करेंगे, ऐसा नहीं कि मनाही है, अभी भी किसी को दूसरे विषय पे बात रखनी है कि किताब को कवर से जज ना करें तो काहे से करें, तो रख सकते हैं। पर अपन ने ऐसा माना हुआ है, वैसे तो बेबाक बुधवार में आप मान ही सकते हो, आपके हिसाब से होता कुछ नहीं है, लेकिन अपन ने ऐसा माना हुआ है कि 10 बजे तक हम नुसरत साहब पे बात करने का हैं। प्रयास करेंगे। वो एक गोलमाल में डायलॉग भी है ना कि यूं तो कबीर को पढ़ने पढ़ाने के लिए तो पूरा जीवन ही कम है, पर मैं कोशिश करूंगा कि शाम 7 बजे तक निपटा दूं। तो अपन कोशिश करेंगे कि 10 बजे तक नुसरत साहब पे बात करें, और उसके बाद फिर किताबों पर और किताबों के कवर्स पर, और किताबों को कवर से जज ना करें तो किससे करें, इस पर बात करेंगे। तो सिर जो कुलदीप। ताऊ। हाँ, एक तो नवीन चौधरी अभी स्पीकर बने थे, किधर चले गए? उन पे किताब पे मैं बात करनी चाहिए होगी, बाद में करेंगे। हाँ। अमित खोसला जी आपको दिखेंगे। अच्छा। उनको आप स्पीकर बनाएं, नुसरत के बहुत बड़े प्रेमी, और नुसरत को एंथम बनाने में मेरी मदद करने वाले। अरे गजब। वो यहाँ पर हैं। उन्होंने मुझे एक पेंटिंग भेंट करी चाकू से, नुसरत की एक पोर्ट्रेट बना के, जो आज भी मेरे घर की शान है। अरे वाह। अ, मुझे उनका ट्विटर हैंडल नहीं मैंने दिख रहा है। इनवाइट कर दिया है अच्छा, उनको। कर दिया है, ठीक है, नितिन ने इनवाइट कर दिया है। आइए अमित खोसला जी, अगर आप सुन रहे हैं हमें तो। और तब तक मैं फेरा लगाता हूँ, सोनल पटेरिया के पास चलते हैं। अ, सोनल से बात करते हैं। सोनल, आप नुसरत का गाया हुआ क्या सुनती हैं, और किस मौके पे सुनती हैं, और कौन सी पंक्ति सबसे ज्यादा याद आती है? जैसे मुझे ये वाकई, ये मुझे भी ये पंक्ति बहुत इम्प्रेस करती है, जो बात मिकी कह रहे थे कि सिर झुकाना ही सजदा नहीं। हेलो, नमस्ते। मुझे तो याद है कि सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। ये मैंने बहुत छोटी थी मैंने तब सुना था, मुझे इसका मतलब भी नहीं पता था। लेकिन ऐसा होता है ना कि कोई चीज आपके जुबान पे चढ़ जाती है और आप बस यूं ही गाया करते हो। तो मैं छोटी थी और घर में खेलते खेलते ये गाया करती थी, तो मेरा बड़ा मजाक उड़ता था कि तुम्हें पता भी है तुम क्या गा रही हो। खैर, उस वक्त तो मुझे नहीं पता था। फिर मैं कॉलेज में आई और मतलब फिर मैं बड़ी हो गई और फिर मुझे इसका मतलब समझ में आया। तो अभी भी पर्सनली मुझे ये बहुत पसंद है। मैंने देखा फ्रेंडशिप के सर्कल में स्कूल फ्रेंड्स छूट के कॉलेज फ्रेंड्स बन गए, अब जब जॉब करने आई तो कॉलेज फ्रेंड्स छूट के जॉब पे नए लोग साथ आ गए। तो सबका जो बदलता हुआ फेज है वो मैंने देखा, एक्सपीरियंस किया। तो मतलब मैं कोई प्रेम में ये गाने को नहीं सुनती। मैं जब अपने पुराने दोस्तों को देखती हूँ या ये करती हूँ तो मुझे मुझे बदले हुए लोगों को देख के यही ख्याल आता है, या जिन लोगों को मैं बहुत टाइम बाद देख रही होती हूँ जो बिल्कुल लाइफ में आगे प्रोग्रेस कर गए होते, तो मैं यही सोचती हूँ कि यार ये लोग कैसे थे और कैसे हो गए। तो मैं नुसरत साहब को अगर ये ये तो बहुत पॉलिटिकल मीम में भी बहुत इस्तेमाल हुई है ये लाइन। हाँ, तो नहीं, मुझे मुझे बहुत ज्यादा वैसे याद आता है जब मैं किसी को ऐसे देखती हूँ ना कि कोई स्कूल टाइम में बिल्कुल ऐसा सा इतने शाय सा पर्सन था और अब एकदम बढ़िया जगह पर बहुत बढ़िया काम कर रहा है, तो मैं ये सोचती हूँ कि क्या से क्या हो गया यार। और मेरे दिमाग में यही लाइन आती है। तो मेरे लाइफ में तो नुसरत साहब का ये सबसे ज्यादा महत्व है, या ये वाला पार्ट सबसे ज्यादा मुझे उनका याद आता है। ठीक है, अमित जी को बुलाया है, अमित खोसला को, और मुझे ताऊ ने बताया कि आप
नुसरत साहब के बड़े शहदाई हैं, उनको बहुत सुनते हैं। आप बताइए, आपके लिए नुसरत साहब की सबसे मुकम्मल कलाम कौन सा है और क्यों आपको इतने पसंद है? थैंक यू सो मच कुलदीप एंड मिकी एंड कमलेश। मेरे बड़े भाई हैं और मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मैं उनके साथ काफ़ी साल तक काम करता रहा। और हमारा नुसरत साहब से इंट्रोडक्शन इसी बीच में हुआ था। और जैसे बड़े भाई ने बोला कि खान साहब हमारे लिए सिर्फ एक कव्वाल नहीं है और ना सिर्फ एक ग्रेट आर्टिस्ट हैं या एक बहुत महान कलाकार हैं। हम लोगों के लिए वो कुछ अलग मायने रखते हैं। मैं आपको इस बात से कहता हूं क्योंकि आपने जब शुरुआत की तो आपने बोला कि आप कौन सी कव्वाली सुनते हैं या आप क्या कौन सा ऐसा एक कलाम है जिसको आप बार बार सुनते हैं और उससे क्या समझते हैं। मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं कि बड़े भाई मेरे को इस बात पे अग्री करेंगे कि हम जब खान साहब को सुनना शुरू हुए थे तो हमारे लिए वक्त के को मायने नहीं होते थे। हम लोग सुनना शुरू करते थे, 2-2 3-3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे भी सुनते रहते थे। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि हम खान साहब को सुन रहे हैं और कार चलाते हुए सुन रहे हैं और अचानक से हम एक कैफियत में चले गए और लोग अचानक से कार रोककर हमारे पास आए कि शायद हमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि हम उतना खो जाते थे उसके अंदर। तो खान साहब, मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि हम एक बार, मैं बड़े भाई से एक बार ये कह रहा था कि हम अगर मान लीजिए 50 या 60 या 70 साल जिए तो उसमें से हमने 15 साल सिर्फ खान साहब को ही सुना होगा। तो खान साहब हमारे लिए कव्वाल नहीं है, एक महान गायक नहीं है, वो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। और हर रोज वो हम आते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कलाम। मैं लगभग उनकी जितनी भी कवालियां हैं, 150 से लगभग 200 कवालियां जो है मुझे लगभग याद रहती हैं। और अरे वाह! कोई भी कवाली किस दिन क्या असर करती है। और हर बार ये बात अक्सर धार्मिक ग्रंथों के बारे में बोली जाती है, इसलिए बड़े भाई मुझे माफ करेंगे इस बात के लिए। बट मैं उनकी कवालियों या उनके कलाम में कई बार ऐसा मैं महसूस करता हूँ कि मैं हर बार किसी भी कलाम को सुनता हूँ, उसका हर बार कोई नया मतलब निकलता है और वो हर बार मुझ पर कुछ अलग असर छोड़ता है। और वो इतना बारीक काम करते थे, वो इतनी बारीकियां सुनते थे कि अगर आप उनको जरा ध्यान से ना सुनो तो आपको लगेगा वाह बहुत अच्छा गाया है, क्या कमाल गाया, और इतना ज्यादा, इतनी अच्छी हरकतें ली और इतनी अच्छी मुर्कियां ली और इतना सुर में गाया और ये बहुत अच्छा था। पर अगर आप उसको दोबारा सुनोगे तो आपको अगली बार हैरानी होगी, अरे वाह ये बात तो मैंने पिछली बार सुनी ही नहीं थी। और ये बात तो मैं समझ ही नहीं पाया था कि उन्होंने यहाँ पे पॉज क्यों लिया था। तो खान साहब हम सब के लिए, मतलब हमारे जो ग्रुप में बड़े भाई थे, आप जिनको प्यार से ताऊ बोलते हैं, वो बहुत मायने रखते हैं। और उन्होंने तो मुझे जैसे कहते हैं कि जिंदगी हमारी बदल के रख दी। क्योंकि मैं उनको पहली बार, जब वो पहली बार परफॉर्म करने के लिए आए थे दिल्ली में, तब सार्क का एक प्रोग्राम हुआ करता था। और मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ कि हम लोग, मैं वेस्ट दिल्ली में रहता था और हम लोग अक्सर अपने कॉलेज जाने से पहले सुबह सुबह, क्योंकि मैं फाइन आर्ट्स का स्टूडेंट था, तो मैं सुबह स्केचिंग करने के लिए निकल जाता था। और हम जरूर ज्यादातर जाते थे प्रगति मैदान में, क्योंकि वहां पर बहुत कुछ ऐसा है जो आप स्केच कर सकते हैं। वहाँ क्राफ्ट्स म्यूजियम है, वहाँ आसपास खुला मैदान है, वहाँ लोग सुबह बैठे रहते हैं, तो आपको आराम से स्केचिंग करने के लिए काफी टाइम मिल जाता है। तो जब हमें पता चला कि खान साहब परफॉर्म करने वाले हैं सार्क में, तो मैंने सोचा कि मैं सुबह सुबह जाकर उसका पास ले लूंगा, क्योंकि उसकी टिकट्स अवेलेबल नहीं थे, वो सिर्फ पासेस पे अवेलेबल था। और उन्होंने बताया भी था कि सिर्फ 1000 पास ही होंगे जो मिलेंगे उस कॉन्सर्ट के लिए। और खान साहब उस टाइम पे एक कॉन्सर्ट के 30 लाख रुपए चार्ज करते थे, जो उस वक्त हमारे देश में जो सबसे महंगी कलाकार लता जी थी, जो 5 लाख रुपया एक कॉन्सर्ट का लेती थी। तो आप हिसाब लगाइए कि क्या पॉपुलैरिटी रही होगी उनकी। पर मेरे को एक बार ऐसा लगा कि शायद मैं सुबह सुबह जाऊंगा और जाके मैं 2 मिनट के अंदर मैं 2 पास तो मैं डेफिनेटली कलेक्ट कर लूंगा और मेरे को बहुत आसानी होगी। और फिर शाम को 5 बजे कॉन्सर्ट की लाइन खुलनी थी और 7 बजे कॉन्सर्ट होना था। तो हम लोग सुबह सुबह एक अपने 5:30 बजे के करीब मैं उस काउंटर पे पहुंच गया जो 10 बजे खुलना था, ताकि मैं सबसे पहला व्यक्ति रहूं जो जाके वो पासेस को ले ले। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं जब
अप्रोच कर रहा था, जब मैं प्रगति मैदान की तरफ जा रहा था, तो उधर मैंने देखा कि कुछ 3.5 किलोमीटर लंबी लाइन थी। लोग इतनी ठंड में, वो 9 जनवरी का दिन था, इतनी ठंड थी सुबह 5:30-6 बजे कि वहां पे लोग अपना एक ब्रीफकेस लेके और कंबल लेके या कुछ लेके फुटपाथ पे सोए थे। अगर आप कभी भी प्रगति मैदान से निकले हो तो वो जो रास्ते में दुकान, जितना भी फुटपाथ और वो एरिया है, वो वहां पर बैठे हुए थे। और मेरा वहां पे दिल्ली में इतनी सुबह जो फुटपाथ पे सोने, दो ही कारणों से लोग सोते हैं। जी, आप अपना किस्सा पूरा कीजिएगा। एक तो एम्स में इलाज कराने के लिए हाँ, और दूसरा नुसरत ये के ये चक्कर ये में। ये भी एक तरह का इलाज ही था, मैं आपको सच बता सकता हूँ, क्योंकि उस रात में मेरी जिंदगी बदल दी। और मैं जब वहां पहुंचा तो वहां पे कम से कम 3.5 किलोमीटर लंबी लाइन थी, और मैं सोचता रहा कि यार अभी मैं इनको, ये 1,000 से ऊपर लोग हैं। और कुछ लोगों से मैंने बात की, कुछ लोग मध्य प्रदेश से, आगरा से, उत्तर प्रदेश से, और ज्यादातर लोग पंजाब और राजस्थान से आए हुए थे। अब मेरे को थोड़ी सी घबराहट होने लग पड़ी कि यार ये क्या, अब कैसे करूंगा मैं। और अभी तो 4.5 घंटे पड़े हैं। तो पर थैंकफुली, क्योंकि मैं वहां पे बहुत दिनों से कर रहा था, तो मैं किसी जान पहचान में किसी से मैंने पूछा कि अगर हो सकता है तो आप मुझे एक पास दिलवा दीजिए, अगर हो सकता है तो उन्होंने, मेरा उस दिन मेरी किस्मत अच्छी थी, मुझे वो पास मिल गया। मैं आपको बताऊं, मैं शाम को 5 बजे मैं पहुंचा उधर। बहुत ही लंबी लाइन थी, क्योंकि ऑलरेडी सारे वीआईपी थे, पाकिस्तान एम्बेसी से मिस्टर खोकर आए हुए थे, बहुत ज्यादा। और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था सुनने के लिए, क्योंकि मैंने उनको कभी लाइव नहीं सुना था। उनकी जितनी भी कसट सुनी थी, वो मुझ पे ऐसा ऐसा असर करती थी कि मैं खुद को भूल जाता था। अब मैं, आप मानिए कि मैं वहां जब 5 बजे लगा, तो 6:30 बजे के करीब खान साहब के तबले पे रियाजत की आवाज आपको स्टेडियम के बाहर, जो प्रगति मैदान का स्टेडियम है उसके बाहर, आपको आवाज आई। और उन्होंने पहली सरगम गाई। मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे ऐसा लगा कि मेरा कनेक्शन जो है वो ऊपर वाले से उसी वक्त हो गया था। और उस दिन वो, उन्होंने परफॉर्म करना था 7 बजे से 9 बजे तक। लोगों ने उनको उठने नहीं दिया, और रात को 2:20 पे वो कॉन्सर्ट खत्म हुआ। और वो भी खान साहब की रिक्वेस्ट के बाद, कि वो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक गए थे लगातार गाते हुए, उन्होंने हर वो फरमाइश पूरी की। खुशी सबको। मैंने वहां पे सोनिया गांधी को नाचते हुए देखा, मैंने वहां पे लोगों को बेहोश होते हुए देखा। एक उनकी कव्वाली जिससे वो अपने कॉन्सर्ट की शुरुआत करते थे, अल्लाहू, उसमें मैंने लोगों को बेहोश होते हुए देखा, हाल आते हुए देखा। मैंने खोकर, जो पाकिस्तान के एम्बेसडर थे यहाँ पे, उनको मैंने जमीन पे बैठे हुए देखा। मैं हैरान था, ना सिर्फ ये देख के कि ये लोग इतने बड़े सेलिब्रिटीज हैं और ये लोग किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, पर उनके गाने की और उनकी प्रेजेंस की जो ऑरा था, उससे सब लोग इतने मेस्मराइज थे, वो इतने ज्यादा, हम सब लोग अचंभित थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो उस दिन ने हम सब कुछ बदल दिया। और जैसा बड़े भाई ने बोला कि आज तक भी ऐसा है कि मैं कम से कम 2 से 3 घंटा रोज उनकी कोई ना कोई कवाली सुनता हूँ, और अक्सर कोई नई कवाली मुझे रोज मिल ही जाती है, जो मैं बड़े भाई के साथ भी शेयर करता हूँ। अरे वाह, थैंक यू अमित जी। और अभी आप रहिएगा प्लीज, अगर वक्त हो तो, बिल्कुल जब बिल्कुल। तक हम लोग बात कर रहे हैं, जी क्योंकि अभी मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं आपसे पूछने के लिए। जी और एक बार मैं और लोगों के पास जाता हूँ, फिर आपके पास वापस आऊंगा। और किसी के पास भी अमित जी के लिए कोई सवाल हो, क्योंकि उन्होंने नुसरत को बहुत अच्छे से सुना है और गुना है, तो जरूर कहें। रोनू झा के पास चलते हैं। रोनू जी, कैसी हैं आप? जी मैं अच्छी हूँ। मैं नुसरत के बारे में ज्यादा बातें नहीं कर सकती हूँ। मैं नेक्स्ट जो आपका टॉपिक किताब, मैं उस पे जी, बोलूंगी, आप लिसनर पे रख दीजिए। अच्छा नहीं, लग सुन। अगर जी आपको बुक वाले पे कहना है तो अभी कह भी सकती हैं, कोई बात नहीं। नहीं, मैं वेट करती हूँ, मैं सुन रही हूँ, अच्छा लग रहा है, फिर मैं अच्छा, उस टाइम ठीक बता। है, ठीक है। अच्छा, नितिन थेटे ने हाथ उठाया है। नितिन, कैसे हैं आप? कहाँ से बात कर रहे हैं? नितिन थेटे, आपको आवाज आ रही मेरी? नितिन स्पीकर में नहीं दिख रहे मुझे। नितिन मुझे हाँ दिख रहे हैं, हाथ भी उठाया उन्होंने। हाँ, इसीलिए मैं, चलिए, शायद अभी उनको या तो आवाज नहीं आ रही या वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। अनिमेश पांडे के पास चलते हैं।
और अनिमेश पिछले स्पेसिस में भी आए थे। अनिमेश इंजीनियर हैं, म्यूजिशियन हैं और पोएट हैं। और आप सुनते हैं नुसरत को? जी कुलदीप, इंजीनियर के बाद आप म्यूजिशियन और पोएट लगा देते हैं तो काफी मसाला मिल जाता है लोगों को ये मैंने नहीं डिस्कशन को। लगाया है, आपका बायो पढ़ रहा हूँ मैं भी। जी जी जी। तो हाँ, अमित जी ने बहुत अच्छे से सब कुछ कवर कर दिया, और जो एक पूरा माहौल बताया उन्होंने उनकी कॉन्सर्ट का, वो बहुत ही अच्छा था। और मैं बहुत ही मन से सुन रहा था जो वो बोल रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं वहां हूँ। मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ा लंबा हो गया, पर धन्यवाद। नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छा था, काफी काफी। आपने बिल्कुल माहौल बांध दिया और पूरी उनकी छवि उतार दी हमारे दिमाग में। अम, मैं सबसे पहले नुसरत जी को मैंने सुना अपने घर में। मेरी मम्मी उनको सुना करती थी, और एक कैसेट रिलीज हुआ था जावेद अख्तर के साथ, संगम नाम था शायद उसका, जिसमें दो चित्र बने हुए थे, एक जावेद अख्तर का और एक नुसरत जी का, और एक नदी थी और उसमें उनके दोनों चेहरे तैर रहे थे। तो कुछ संगम दिखाने की कोशिश करी गई थी, और वहां से मैंने उनको सुनना शुरू किया। और पहला जो मैंने उनका गाना सुना उस समय वो आफरी आफरी था। और शुरू में तो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि उसमें उर्दू के बहुत सारे जो है शब्द थे जिनके मुझे मीनिंग नहीं पता थे। तो मैं अपने मम्मी पापा से और अपने दादाजी से, क्योंकि उनकी उर्दू और हिंदी पे अच्छी पकड़ थी, तो उनसे भी समझता था कि आ, ये कज़ा का मतलब क्या होता है, रज़ा का मतलब क्या होता है। तो उस तरीके से धीरे धीरे मुझे इंटरेस्ट जगने लगा उनकी गायकी में और उनकी पोएट्री में, क्योंकि उनका पोएट्री सिलेक्शन भी काफी अच्छा होता था। तो ये तो एक बात हो गई कि जो पोएट्री होती थी उनके गानों की, और जो एक फीलिंग क्रिएट होती थी, जो इमोशंस क्रिएट होते थे, जो उनमें वर्ड्स होते थे उनसे। और दूसरा, अ, अगर मैं बोलूँ तो एक ब्रो टाइप की फीलिंग आती थी मुझे उनसे, क्योंकि आप उस समय अगर अगर अधिकतर ये म्यूजिक वीडियोस और बाकी चीजें देखें तो उसमें कोई एक बहुत स्मार्ट सा दिखने वाला लड़का होगा जिसका लड़की दिल तोड़ के चली गई होगी, और वॉइस ओवर होगा किसी के गाने पे। लेकिन जब नुसरत जी गा रहे होते थे तो फिर नुसरत जी ही दिखते थे, और ऐसा लगता था कि हाँ, ये कोई चोट खाया हुआ आशिक हो सकता है, या ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है कि जो एक नॉर्मल इंसान की तरह दिखता है और उसका भी दिल टूटता है, उसे भी इश्क होता है। चाहे वो जब समा बांध देते हो कि दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, तो सभी लोग, चाहे उनके साथ हुआ हो चाहे ना हुआ हो, लेकिन सब लोग अपने आप को उस जगह शायद कभी ना कभी इमेजिन कर लेते हैं। तो मैं बस अपनी बात खत्म करूंगा कि वैसे अमित जी ने काफी कुछ कवर कर ही दिया। जो वो सुर लगाते हैं, जब हाई नोट्स में वो जाते हैं तो इतनी सहजता से चले जाते हैं, और इतनी सहजता से फिर नीचे उतर आते हैं, और फिर बीच में एक दो पड़े हुए जैसे कंकड़ जो छूट गए हों उनको भी वो बीनते हुए जरा जरा सा इधर एक कभी उधर लगाते हुए वो ऐसे निकल जाते हैं, इतनी सहजता से निकल जाते हैं कि हमको पता भी नहीं चलता। और वो एकदम से नहीं होता है, वो गाने की फील के साथ होता है, गाने की फील उसके साथ चल रही होती है, वो उस तरीके से उस म्यूजिक को मानते हैं। और शायद यही लोगों को कनेक्ट करता है कि जिसको ये सेमी क्लासिकल जॉनर में भले ही इंटरेस्ट ना हो, वो फिर भी, चाहे वो गजलें ना सुनता हो, चाहे वो दादरा ना सुनता हो, चाहे वो कुछ और ख्याल ना सुनता हो, लेकिन वो कव्वाली इसलिए सुनता है नुसरत साहब की, क्योंकि उसमें वो फीलिंग है, वो इमोशंस हैं जो वो लेकर आए हैं अपने संगीत और पोएट्री को मिलाकर। अ, तो हाँ, इसलिए मैं उनका फैन हूँ, और काफी सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो मुझे यहाँ जानने को मिल रही हैं। तो मैं मौजूद रहूंगा और सुनता रहूंगा। थैंक यू। थैंक यू। और मुझे ये बिंब बड़ा अच्छा लगा कि सुरों की बारीक हरकतें जो उतनी महत्वपूर्ण और उतनी मोटी नहीं है, उनको कंकड़ बीनने से जैसे आपने जोड़ा ना, वो बिल्कुल एकदम पता नहीं उसके लिए और इससे बेहतर अभिव्यक्ति क्या हो सकती थी। एकदम समझ में आ गया कि आप किन हरकतों की बात कर रहे हैं, जो जो है ना कि सप्लीमेंट्री चीजें हैं, मुख्य स्वर कोई और है। अच्छा, इसे है ना, हम इसे हम कहीं यूज कर लेंगे अपने में। बहुत सुंदर भाषा का प्रयोग था। अच्छा, मैं उर्दू नहीं पढ़ सकता हूँ, इसलिए आपने ट्विटर हैंडल पे जो नाम लिखा है उसको नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन आपका ट्विटर हैंडल है ब्लडी स्टेपलर। वही इनका हैंडल भी है। अच्छा, वही उन्होंने उर्दू में भी लिखा है। जनाब, कैसे हैं आप?
कहाँ से हैं बताएं। नहीं, जी पहले हेलो। पहले नाम का मतलब बताइएगा सर। जी नाम का आवाज सभी को आ रही है मेरी? जी आ रही है। ये वैसे ही ट्विटर हैंडल रखा गया है, कोई इसके पीछे कोई खास वजह नहीं है। मेरा नाम, असल नाम है अदील फारूक। मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ। तो अरे जब वाह। मैंने ये देखा, आपकी स्पेस देखी, और इसका खास तौर पे टॉपिक जब मैंने देखा तो बड़ा अच्छा लगा मुझे ये जान के। मैं ज़्यादा तफसील से बात नहीं करूंगा, बिल्कुल मुख्तसर सी बात करूंगा। और एक आप लोगों को एक मतलब मैं चाह रहा हूँ कि एक सजेस्ट करूं। उनका एक कलाम है नुसरत फतेह अली खान साहब का, तुम एक गोरख धंधा हो। शायद आप में से किसी ने सुना भी हो पहले। हो भी नहीं कि हर्जा हो, बेशक तुम्हें बेशक। गोरख धंधा हो। वो वो इतना कमाल का है ना। आगाज नुसरत फतेह अली खान साहब को सुनने का आगाज जो मेरा हुआ था वो इसी उनके कलाम से हुआ था। और वो इतना इतना शानदार कलाम है, इतना ज़बरदस्त कलाम है वो, कि उसे सुनते हुए इतनी सारी चीज़ें उसमें वो मतलब कवर करते हैं कि मतलब ये है कि बंदा गुम हो जाता है। बट इतनी इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे उसमें आ जाते हैं, मौज़ूआत इतने आ जाते हैं। अगर तवज्जो से उसे सुना जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी समझने वाला और सुनने वाला शख्स उसको उससे लुत्फ़अंदोज़ ना हो सके, उसे एन्जॉय ना कर सके। वो बिल्कुल। बड़ी शानदार बड़ा शानदार कलाम है उनका। इसी इसी पे और आज के कॉन्टेक्स्ट में उसी इसी कवाली की एक लाइन है कि मंदिर मस्जिद मैखाने, कोई ये आहा। माने कोई वो माने, तो वो मान सब तेरे हैं जाना काशाने, कोई ये माने कोई वो माने। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। थैंक यू अदिल भाई। अच्छा, अजीत जी के पास चलते हैं। और अजीत जी भी अपने आज तक रेडियो के डेडिकेटेड कमिटेड लिसनर हैं, सब कुछ सुनते हैं ये, और तीन ताल खास तौर से। अजीत जी कैसे हैं? बढ़िया, जय हो। थैंक यू कुलदीप जी। नुसरत साहब के लिए ये है कि मुझे तो वही अच्छा लगता है जिसको आप जो है ना, जब जब सिचुएशन है आप गुनगुनाएं। जैसे अभी सुबह ऑफिस में जल्दी पहुंचता हूँ, टाइम से खुलता नहीं है तो वो नुसरत साहब की कव्वाली गुनगुनाता रहता हूँ, अक्खियाँ उडिक दियाँ। बाकी आप ऐसा अमित लग जी रहा है ने, कि गरबा के किसी प्रोग्राम में हो। हाँ मैं छत पे हूँ और गरबा चल रहे हैं यहाँ पे अहमदाबाद में। मैं तो नहीं एंजॉय कर सकता लाउड म्यूजिक की वजह से, और लेकिन आपकी बात सही है बिल्कुल। बाकी अमित जी ने बहुत अच्छा कहा, आदिल फारूकी साहब ने अच्छा कहा, मिक्की ने अच्छा कहा। और आज मेरा मन कुछ बोलने को इतना ज़्यादा नहीं हो रहा जितना ज़्यादा खान साहब के बारे में सुनने को हो रहा है। थैंक यू कुलदीप जी। थैंक यू अजीत जी। और तारुणी गांधी के पास चलते हैं। मेडिकल जर्नलिस्ट हैं आप, प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं डेली गार्जियन 1 में। ऐसा आपका बायो बताता है। हेलो तारुणी, कैसी हैं आप? तारुणी गांधी, आपको मेरी आवाज आ रही? अच्छा ठीक है, उनको शायद आवाज नहीं आ रही है। दोबारा एक बार नितिन थेटे के पास चलते हैं। पिछली बार इनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे तो आवाज नहीं आ रही थी। नितिन भाई, अभी आवाज आ रही? हाँ बिल्कुल आ रही है। हाँ तो बताइए, सुनते हैं नुसरत साहब को, कौन सा सुनते हैं और कौन सी पंक्तियां हैं जो याद रहती हैं हमेशा? ऐसा है, मैं तो सबसे पहले धन्यवाद कहना चाहूंगा अमित भाई को, जो उन्होंने जो जैसी बताया है उससे काफी कुछ पता चला नुसरत साहब के बारे में। और दूसरी बात यह है, मैं उनके जो दो कलाम मुझे बहुत पसंद है। एक तो है क्या से क्या हो गए देखते देखते, और दूसरा है दिल बुला रहा है चलो मैं खाने, वो वाला। और तीसरी बात ऐसी है, मैं ताऊ से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपने तीन ताल में कहा था कि कव्वाली का टॉपिक लेकर आएंगे और ताऊ को इसके बारे में बहुत कुछ पता है। तो मैं ताऊ देखो, मुर्गी मुर्गी का पेट मत चीरो, ठीक है? बड़े हाँ हम बड़े मुर्गी भाई आज विकिपीडिया है उसका। आप आज कुछ भी आज पूछिए। सिर्फ
आज सिर्फ अंडे का दिन है, तो आज सिर्फ नुसरत पे बात करने दो। मैं ये होने नहीं दूंगा कि ताऊ को आज कव्वाली पे मैं शिफ्ट कर दूं, क्योंकि वो मेरे लिए 3 ताल का एक विषय है, वो बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं लेना चाहता हूँ, बस एक शॉर्ट नोट लेना चाहता हूँ ताऊ से। हाँ, ठीक है, कि उस ताऊ समय एक शॉर्ट नोट दे दो। हाँ, उस समय का जो कव्वाल थे, जैसे अजीज मियां ले लीजिए या नुसरत साहब ले लीजिए, उनका जो लेवल था और आज का जो लेवल है कव्वाली का, मैं भी कव्वालियां सुनने जाता हूँ अक्सर उर्सों में, लेकिन अभी बिल्कुल कव्वाली का पतन हो गया है। तो वो क्यों हुआ है? बस इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट चाहिए मुझे। ओके, ऐसा है कि अब मैं कव्वाली पे नहीं जाएंगे, मुझे कुलदीप ने मना कर दिया है। नहीं तो मैं अपने आप को नुसरत साहब तक लिमिटेड रखता हूँ। हाँ। क्या है, अपने बर्रे सगीर में, जिसे मतलब सब कॉन्टिनेंट में 3 सितारे हुए। एक 2 भाई थे साबरी ब्रदर्स, एक थे अजीज मियां और एक नुसरत। इन तीनों की अलग अलग शैली थी, एकदम अलग। तीनों का गाने का तरीका बिल्कुल अलग था, तकरार का तरीका बिल्कुल अलग था। और नुसरत उसमें सबसे क्लासिकल थे। उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक को बहुत अफोर्डेबल बना दिया हम लोगों के लिए। तो अपन जीवन में हल एक बार बीबीसी उर्दू में, बहुत छोटे थे तो हमने सुना था, और वो कहते हैं ना कि एक बार कहीं चुप के रह गया, पर फिर उसको एक्सप्रेशन नहीं मिला कभी भी। फिर वो मेरा पिया घर आया, जो बहुत पॉपुलर हो गया वाइडली, माधुरी दीक्षित पे फिल्माया गया गाना, और उसके बाद धीरे धीरे नुसरत का आम सामान्य मानविकी में पहुंच जाना, वो हुआ। और फिर संगम हुआ इंडिया के लिहाज से कहें तो, पर हम लोग तब तक उसमें डूब चुके थे पूरी तरह से। मेरे साथ तो हालात ऐसे थे कि एक बार मैंने एक गैदरिंग में नुसरत की एक कव्वाली बजाई, और मुझे 2 लोगों ने बोला कि यार बंद करो, कितना शोर मचा रहे हो। तो फिर मैंने उनसे दोस्ती तोड़ ली, उनसे फिर बात नहीं की लाइफ में, क्योंकि वो मेरे लिए देवताओं को आहत करने जैसा था। वाह। और वो तब से एक देवता की तरह स्थापित हो गए वाह। मन में। और फिर अपन, जैसा अमित बोल रहे थे कि अपन जिंदगी का हो सकता है कि 10-15 साल जो है उसको सुनने में गुजार दें, अगर घंटों के हिसाब से देखें तो। एक टाइम था कि अपन उनको 6-7 घंटे तो दे ही देते थे। एक ब्यूटी उसमें यह है कि वो जो कुछ भी उनकी लेगेसी है, जो कुछ भी वो गाकर चले गए, उसमें एक ऐसी खूबसूरती है कि आप एक गाने को 150 बार, 200 बार, 500 बार सुन लो, आपने नहीं सुना होगा, वो फिर भी फ्रेश लगेगा। और उसमें सडनली एक ऐसी चीज आ जाएगी जो कि आपको रियलाइज होगा कि यार ये तो मैंने नोटिस नहीं किया था। तो कभी पुराने नहीं होने वाले गाने आप साथ में गा सकते हैं। आपको लगभग सारे शेर जो आते हैं उन गजलों में, सारे के सारे आपको याद हों, कितनी बार रिपीट करते हैं एक सेंटेंस को वो भी याद हो। पर क्या होता है, जो कव्वाली में रिपीटेशन का पर्पस होता है वो यही होता है कि जैसे कुमार विश्वास बोलते हैं ना, आखिरी आदमी तक, अंतिम पंक्ति तक पहुंचे। तो वो रिपीटेशन का अर्थ ये होता है कि जब तक वह आपके अंदर समा ना जाए तब तक कव्वाल जो है उस लाइन को दोहराते रहते हैं, क्योंकि हर आदमी का अलग इंटरप्रिटेशन होता है और एक ही आदमी के लिए 100 इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। तो जरूरत हो तो उसको 100 बार रिपीट किया जाए। यही है कि कॉल का रिपीट होना। तो जब वो रिपीट होता है, एक बार कव्वाली में कोई लाइन रिपीट होती है, लेकिन जब आप कव्वाली रिपीट करते हैं तो आप वो वही लाइन फिर एक नया मीनिंग लेकर आता है। दूसरी बात होती है कि आपके ऊपर बाउंस करती है वो। तो आप जिस मूड में हो, आपकी मनस्थिति जो भी है, आपके ख्याल में जो कुछ घूम रहा है, जो आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, किसी भी तरह के लाइफ के एस्पेक्ट से हो सकता है, जब वही लाइन आपके दिल की दीवार पे एक बार गिरती है तो फिर इस बार रिफ्लेक्शन कोई दूसरा हो जाता है। वो आपकी उस समय के जो आपका साइकोलॉजिकल बेंड ऑफ माइंड है, उसके हिसाब से उसके मानी निकलने लगते हैं। तो इसलिए कव्वाली में एक ये एक उसकी जो नवैयत है उसमें एक खासियत है। पर नुसरत में क्या था कि नुसरत चूंकि जल्दी में नहीं होते थे, अजीज मियां बहुत जल्दी में होते थे, कई बार रिपीट करते थे मगर जल्दी जल्दी करते थे। नुसरत में कोई जल्दबाजी नहीं थी, नुसरत बहुत आराम से आगाज करते थे और फिर आपके ऊपर धीरे 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 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, आपको इतनी लेयर्स में ढक देते थे कि अगर उनका सूफियाना अंदाज होता था या कोई
डिवोशनल म्यूजिक होती थी, कोई डिवोशनल वर्ड होते थे, या इश्क और मोहब्बत को लेकर होते थे, या जाम पैमाना को लेकर होता था। तो इतने लेयर्स वो आपके ऊपर डालते थे कि आप बिल्कुल नहीं रहते थे। और नुसरत में खासियत ये थी कि गाते गाते, सुनते सुनते आप गुम हो जाते थे, तो गाते गाते वो भी गुम हो जाते थे। कभी कभी आप देखेंगे, अगर वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, तो कभी कभी उनको भी ख्याल नहीं होता था कि वो कहाँ है, किस लाइन पर उन्होंने छोड़ दिया था, और फिर उनको वापस कव्वाली में कैसे आना है, ये उनके भी बस में नहीं होता था, क्योंकि वो बहुत दूर चले जाते थे। और तीसरी बात ये थी कि आपने उसको, जैसे मेरे लिए, मैं उर्दू पढ़ता था स्कूल में और मुझे उर्दू आती थी, तो वो अलग बात है, पर मैंने पूरी पंजाबी नुसरत से सीखी है। मुझे पंजाबी की कहीं कोई ट्रेनिंग नहीं थी, पंजाबी के सारे वर्ड्स सब कुछ मैंने नुसरत से सीखी थी, क्योंकि मैं पहले ये संगम टाइप के पॉप वालों से ग्रेजुएट करते हुए बहुत डीपर कव्वाली में चला गया, डिवोशनल में चला गया, और उसके बाद पंजाबी गजलें जो उन्होंने गाई थी, फिर शबद जो उन्होंने गाए थे, उन सब पर शिफ्ट होता गया, और धीरे धीरे जो है वो कव्वाली ही नहीं गाते थे, वो बहुत 360 डिग्री टाइप के कलाकार थे। तो उनकी जो गजलें होती थी, जो सिर्फ वो अकेले गाते थे, जिसमें कोई और कव्वाल नहीं होते थे साथ में, तो वो वो संगत के बिना जो गाते थे, और उस खास करके पंजाबी में जो गाने हैं, मतलब वो अमित भाई आपको बहुत बढ़िया बताएंगे, उन्होंने मुझे कुछ इंट्रोड्यूस किया, इसलिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। जैसे जानी दूर गए, एक ऐसी चीज है, वो कव्वाली है, वाह वाह वाह। और कव्वाली की तरह गाया है उन्होंने, पर वो इतनी खूबसूरत है कि अब 20-25 साल हो गए सुनते सुनते, और मैं अभी भी अगर सुनता हूं तो फिर मुझे कुछ रास्ता, मंजिल कुछ मालूम नहीं रहता, और अपन बिल्कुल अलग जगह पे चले जाते हैं, लगता है कि उनके साथ बैठे हुए हों। अमित और हमारी ख्वाहिश यही लाइफ में थी कि अपन उनके साथ गाने वाले में लग जाएं, मतलब गाने नहीं देंगे, साइड में कहीं बिठा के भी रख ले आदमी तो सब कुछ छोड़ कर चले जाएं। इस तरह का पागलपन था, जो हम उस समय समझते थे कि हम पागल हैं, पर अब नहीं समझते। अब जो है उसको बहुत, वो चूंकि अब एक हिस्सा है। अब मतलब मैं तो आदमी ठहरा नास्तिक, पर अगर कहीं पे मुझे कोई डिवोशनल एनर्जी या कुछ जिसको बोलते हैं लोग ना, कि एक है, कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, तो वो मुझे लगता है कि ऐसे शख्स, ऐसी रूहों में है, जो कि अभी हमारे बीच सिर्फ आवाज की बतौर है, पर वो आवाज ऐसी है जो कि किसी भी वक्त, आप चाहे किसी भी दशा में हो, और कोई भी कव्वाली बजा दें, और 5 मिनट तक अगर ध्यान देकर सिर्फ उनके गले से निकलते हुए रेशम के धागों को सुने, तो आप उसमें लिपटे बिना रह नहीं सकते। वो आपका प्रोटेक्शन है, वो आपका साइकेट्रिस्ट है, वो सब कुछ है। एक कहानी मैं सुना देता हूँ, चूंकि अमित ने कहानी सुनाई। हाँ, तो उनकी डिस्कवरी, वो लंदन में पीटर गैब्रियल ने उनको देखा था, तो पीटर गैब्रियल जो है, वो दुनिया भर के फोक आर्टिस्ट को जुटाते थे कभी कभी। उनका एक रियल वर्ल्ड लेबल भी था जिससे वो एल्बम्स निकालते थे, पर उनको जुटाते थे ऐसे कॉन्सर्ट्स में। तो एक बार पेरिस में जो है पहली बार दुनिया को इंट्रोड्यूस हुए थे नुसरत, क्योंकि लंदन में तो गाते थे, पर जो पंजाबी पाकिस्तानी पंजाबी जो वहां पे उस ओरिजिन के लोग हैं, लंदन में बहुत सारे हैं, उनको बुलाते थे, वहां गाते थे, तो उन्होंने वहां सुना। फिर वो पेरिस में एक बार एक कॉन्सर्ट था जिसमें कि वो गाने बैठे, और बहुत सारे लोगों ने परफॉर्म कर लिया, तब इनका नंबर आया, और 4 बजे तक का शायद परमिशन था, लेकिन लोग उठे नहीं। किसी की समझ में नहीं आ रहा था क्या बोल रहे थे, वो खालिस उर्दू और पंजाबी बोल रहे थे, किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। पर वो सुबह हो गई, फिर 9 बज गए, तब जाकर उन्होंने माफी मांग ली कि अब बंद करते हैं। पुलिस लॉ इन्फोर्समेंट भी आ गए कि भाई अब ये क्या है, रात का कार्यक्रम जो है वो दूसरे दिन चला जा रहा है। ये जादू था उनकी आवाज में, कि लोग जिनको कोई भी एक भी हर्फ, एक भी शब्द किसी के दिमाग में घुस नहीं रहा था अर्थ, मीनिंग के साथ, कि क्या माने हैं उसके, लेकिन उनकी म्यूजिक में वो दम था कि लोग वहां से उठने को तैयार नहीं थे, वो फ्रेंच स्पीकिंग और इंग्लिश स्पीकिंग लोग भी। तो ये जादू अ, अब बरकरार है हमारे, और वो हमेशा रहेगा। मैं समझता हूँ जितनी नई पीढ़ी है उनको मैं देखता हूँ कि वो भी सुनते हैं। इस बात से बहुत खुशी होती है कि बिल्कुल नए, जिन्होंने मतलब उनका इंतकाल तो बहुत, क्या बोलें, जवानी में कहो एक तरह से हो गया। वो
पूरे रवानी पे थे। पर जो लोग उनको अभी जो नए जमाने के लोग हैं वो भी सुनते हैं और रीमिक्स में नहीं सुनते, उससे मुझे और खुशी होती है। उन्होंने भी बहुत सारे प्रयोग किए थे लाइफ में, पर अभी के लोग मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे जो कि उनको रीमिक्स में नहीं सुनते, ओरिजिनल में सुनते हैं। और मुझे बहुत उससे होप मिलता है कि वो चलो कुछ दिलों को तो साफ कर दिया। दिल साफ करने का एक बहुत बड़ा साबुन है वो, अगर मैं बिल्कुल नीचे स्तर पर जाकर बोलूं तो। वाह 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 भाईजान वाह। बाबा आ गए हैं। जय हो सर, जय हो। ये कुलदीप, जो आपने एक बिंब दिया ना, रेशम के धागे आपको जी बांध देते हैं, आवाज से निकलने वाले रेशम के धागे, कमाल का बिंब है, हाँ। और बहुत मैं ही ना मैं खूबसूरत। बाबा के पास आने से पहले मैं म्यूट पे बोल रहा था, दरअसल मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैं म्यूट पे हूँ। जो बात अमित जी कह रहे थे और ताऊ ने भी कही कि आपके सामने नुसरत का हर बार एक अलग अर्थ खुलता है। अरण्य के साथ ऐसा होता है, एक बड़े जंगल के साथ हमेशा कुछ ना कुछ देखने से छूट जाता है। ऐसा लगता है कि हो सकता है वो जो एक छोटा सा तालाब वहां पर है उसकी नाजुक कमल डंडियों पर नजर ना गई हो सकता है बया का कोई घोंसला देखने से छूट गया हो। वही ना नुसरत की गायकी है। अरे जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सांसों की माला। जब मैंने सुना था मुझे कुछ खबर नहीं थी, मैं तो बहुत एंजॉय करता था उसको। मैं इनफैक्ट एक बार वैष्णो देवी ड्राइव करके जा रहा था तो दोनों तरफ से सिर्फ मैंने यही सुना, सिर्फ यही। वो एक कैसेट था गुलशन कुमार ने निकाला था, उसके दोनों साइड में एक ही कव्वाली थी, दोनों तरफ इसी को सुना। लेकिन वो ख्याल नहीं था, मैं बिल्कुल डूबा हुआ था। फिर कुछ दिनों के बाद शायद मुझे अमित ने ही बताया कि इसमें जो वो बोलते हैं सांसों की माला पे, वो हाँ तस्बीह के दाने फेरने की का जो एक्शन है उसके आधार पे बोल रहे हैं। अद्भुत है। तो फिर सडनली मुझे लगा अरे ये तो मैंने नोटिस नहीं किया था। तो ऐसी छोटी ऐसी चीजें जो बहुत सारी उनके किस शब्द के किस अक्षर पर वह ज्यादा जोर देते हैं और क्यों देते हैं, वो अगर धीरे धीरे समझ में आने लगे तो फिर पन्ने खुलते जाते हैं। और मतलब आदमी को ये लगता है, अभी भी मैं चमत्कृत होता रहता हूँ, कोई पुरानी सी चीज सुनकर चमत्कृत होता रहता हूँ और सोचता हूँ कि किसको पकड़ के बताऊं कि मेरे साथ आज ये हुआ, मैं ये सुन रहा था। तो अमित तो एक बार कव्वाली सुनते हुए गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने गाड़ी वाली कहानी कही, वो उन्होंने शायद पूरी नहीं की और यूं हाथ पैर मारने लगे ड्राइव करते हुए। तो किसी ने उनको रोक के कुछ आपत्ति भी दर्ज कराई कि आप क्यों ऐसे इशारे कर रहे हैं। अमित भाई ठीक है क्या, सही बता रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और उस दिन ऑफिस में आते ही मैंने बड़े भाई को मैंने बताई ये बात कि आज ऐसा ऐसा हुआ। और ये मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ था, ये मेरे साथ बहुत बार हुआ था। अक्सर मेरे घर पर भी और मेरे और दोस्त भी, क्योंकि हम जैसे बड़े भाई ने बोला कि हम लोगों ने जो शुरुआत की वो हमने रीमिक्सेस और इनसे नहीं की, हमने उनकी जो रूहानियत थी उसको एक बार सुन चुके थे, उसको एक्सपीरियंस कर चुके थे, उसका अनुभव हो चुका था। और ये मैं आपको बिल्कुल दावे से कह सकता हूं कि मैंने 5 बार उनको लाइव सुना है, उनको सामने बैठ के सुना है। मैंने जितनी बार उनको सुना है मेरे को ऐसा लगा है कि मैं आध्यात्मिक रूप से थोड़ा सा और ऊपर गया हूं। तो कुछ ना कुछ बात तो थी, जैसा अभी बड़े भाई ने बोला कि वो हमारे लिए देवता समान थे, बिल्कुल हमारे लिए देवता समान थे। मैं कभी भी किसी भी हालत में उनके खिलाफ एक शब्द कभी भी नहीं सुन पाता हूँ। कोई भी अगर उनके खिलाफ कोई एक लफ्ज बोल भी देता था कि यार ये, मेरे एक एचआर मैनेजर थे मंजुल तिलक, जिनको बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे बड़े भाई, उन्होंने एक बार मजाक मजाक में उनके बारे में कुछ कह दिया था। मैंने उनके साथ 3 महीने तक कोई बात भी नहीं की थी। मैं खान साहब से सिर्फ एक जो सुना उनको बहुत बार है, पर 5 बार सुना उनको, पर मैं उनसे मिला सिर्फ एक बार था और उन्होंने भी बस मुझे पंजाबी में एक लाइन बोली थी। और वो बहुत शौकीन थे क्योंकि उनकी जो फैमिली थी वो पंजाब से माइग्रेट होकर गई थी और उनको बहुत शौक था। और वो जब भी मैं उनके साथ आया यहाँ पे, जब भी मैंने उनका कॉन्सर्ट देखता था तो वो अक्सर पूछा करते थे अपने गांव से, उनके गांव से कोई आया है क्या, या उसके आसपास से कोई आया है क्या। वो खैर खबर लेने की कोशिश करते थे। मैं यहाँ पे नितिन की बात का जवाब भी देना चाहूंगा कि हमारा इतना स्तर कैसे गिर गया है। मेरे को बहुत
किसी ने बहुत पहले मैंने कहीं पढ़ी थी एक बात कुलदीप जी, कि आपको अगर किसी भी समाज के स्तर का पता करना हो ना, तो आप वहां के कलाकारों का स्तर देख लीजिए। जैसे जैसे एक समाज, एक कलाकार का, वहां के कलाकारों का स्तर ऊंचा होता है, वैसे वैसे समाज का स्तर ऊंचा होता है। जैसे जैसे समाज का स्तर नीचे गिरता है, वैसे वैसे कलाकारों का स्तर भी गिरता है। हमारे यही सबसे बड़ी बात होती है इन बड़े कलाकारों में, कि ये आपको आपके लेवल से एक लेवल ऊपर ले जाते हैं, और ये काम वो बिना कहे करते हैं, और गाना सुनाते हुए या शायरी के से या जैसे भी करते हैं, इनका ये काम होता है कि वो आपको आपकी इस जर्नी में, आपके इस यात्रा में आपको कब एक लेवल ऊपर ले जाते हैं आपको पता नहीं चलता है। और खान साहब के साथ ये बात खासियत थी कि खान साहब, जैसा कि बड़े भाई ने बोला, कि वो बहुत ज्यादा रियाज करते थे, और बहुत ही ज्यादा, मैंने बहुत लोगों से सुना है जो पाकिस्तान में रहते हैं कि वो बहुत कम सोते थे, ज्यादातर रियाज करते। तो ये तो ऑब्वियसली बहुत सिंपल सी बात है कि वो इस कला से बहुत प्रेम करते थे, और वो इसको कला की तरह नहीं समझते थे, वो इसको इबादत की तरह समझते थे। पर मेरे को उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी, जो मुझे अपने प्रोफेशनल लाइफ में, मेरे अपनी लाइफ में बहुत काम आई, कि मैंने उनको कभी भी ना किसी सब स्टैंडर्ड आदमी के साथ काम करते हुए नहीं देखा। अगर उनके साथ जो भी उनके साथ परफॉर्म कर रहा है, वो कोशिश करते थे कि वो बढ़िया से बढ़िया कलाम लें। फारूक जो उनके भाई थे, जो उनके साथ बैठ के हारमोनियम बजाते थे, वो खुद बहुत बढ़िया म्यूजिक कंपोजर और बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट थे, पर वो उनके सामने बहुत कम गाते थे। पीछे जो भी उनके साथ संगत कर रहे हैं, वो सब अपने आप में इंडिविजुअली बहुत ही पहुंचे हुए आर्टिस्ट थे। पर वो दिलदार हुसैन जो है, वो अल्लाह रखा खान साहब के चेले थे, उनके शिष्य थे। वो खान साहब ने एक चीज मुझे सिखाई, कि अगर आप अपने आसपास, अगर आप कभी भी अपने आसपास इन लोगों के साथ काम करें जो ऑलरेडी अपने अपने काम में महारत हासिल कर चुके हैं, तो फिर आप डेफिनेटली कुछ अच्छा ही प्रोड्यूस करने वाले हो। अगर आप सब स्टैंडर्ड लोगों के साथ काम करोगे, या ऐसे लोगों के साथ काम करोगे जो आप के स्तर से नीचे का काम करते हैं, आप उसमें बहुत ज्यादा पॉपुलर हो सकते हो, आप उनको दिखा सकते हो, या आप उनको डोमिनेट भी कर सकते हो कि हाँ, अरे देखा मैं कितना अच्छा गाता हूं। पर वो, आई थिंक वो अपने आप को चैलेंज करते थे कि अच्छा आप ये गाते हैं। मैं ऐसे, मेरे पास ऐसे वीडियोस हैं जिनमें मैंने नोटिस किया कि किसी ने बहुत ही अच्छा गाया, तो खान साहब ने उसको अप्रिशिएट किया और उससे अच्छा गाकर दिखाया कि देखो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। पर अगर आप वो नोटिस करेंगे तो वो आपको मतलब ऐसा नहीं पता चलेगा, आप जब तक उसको बहुत ध्यान से नहीं देखेंगे तो नहीं पता चलता है। और बड़े भाई ने जो बोला कि पंजाबी में तो उनकी ऐसी कवालियां हैं, मैं आपको एक बताता हूं। बहुत सालों तक उनकी एक कवाली थी, उत्थे अमला दे होने नबेड़े, जिनको एक लाहौर बेस एक राइटर है, उन्होंने ही लिखा था, एसएम मलिक। एक बार दोबारा बता दीजिए, क्या उत्थे अमला दे होने ने नबेड़े, विच मीन्स आप आखिर में ईश्वर ही आपके सारे कर्मों का फैसला करेगा। किसी ने तेरी जात पूछनी, किसी ने आपकी जात नहीं पूछेगा, वहां पे आपके कर्मों के पर आपका निपटारा होगा। तो ये बहुत ही अच्छी कवाली है। ये बिल्कुल मेरी एक और दूसरी बहुत ही फेवरेट कवाली है, जो बड़े भाई के साथ मैंने बहुत बार सुनी है। वो अगर आप लोगों ने वो नहीं सुनी है तो प्लीज जरूर सुनिएगा। वो एक कवाली है, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। ये एक बेहतरीन कवाली है, जिसमें ना सिर्फ उन्होंने सेमी क्लासिकल, ये कवाली आप कभी भी अकेले में सुने बिना किसी शोर के, तो मैं आपको शर्त लगाकर कह सकता हूं कि आपका ईश्वर से संबंध किसी ना किसी एक सेकंड, 2 सेकंड, 5 मिनट के लिए जरूर जुड़ जाएगा। नहीं जुड़ेगा तो बड़े भाई से आप मेरा नंबर ले लीजिएगा। तो एक वो भी है, खाली मुर्दानी दाता हजवेरी, हाँ, ये उसी का है जिसकी बात भाईजान कर रहे थे, जानी दूर गए। उसकी बहुत सारे लोग पंजाबी को ना बहुत मजाक में समझते हैं कि अरे जब भी एक पंजाबी व्यक्ति आएगा या कैरेक्टर आएगा तो वो हंसी मजाक होगा, या वो कुछ ऐसी बात करेगा जिसमें थोड़ा मजाक होगा, जो पाकिस्तान में अक्सर पठानों के लिए कहा जाता है। बट इतनी गहरी और इतनी गूढ़ी बातें इस एक कवाली के अंदर है, जानी दूर गए। आप जिनके पास भी समय रहे प्लीज उसको जरूर सुनिएगा। ये बेहतरीन कवाली है उनकी 150 कवालीज में से मैं कोई एक कवाली तो पिक नहीं कर सकता हूं, पर मैं आपको एक कवाली बता सकता हूं जिसने सबसे ज्यादा असर डाला है बहुत सारी लोगों पे सारी दुनिया में। वो है हक अली अली। अगर आपको कभी भी मौका मिले, इसके 15 से 20 वर्जन अवेलेबल हैं, आप जरूर सुनिएगा। और ये
एक ऐसी कव्वाली है जिसको आप आराम से, जो भाईजान कह रहे थे कि वो कभी भी ऐसा जल्दबाजी में नहीं करते थे, वो घेराबंदी करते थे, वो शुरुआत करते थे और फिर पूरी कव्वाली को एक 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 एक्सपीरियंस की तरह, एक अनुभव की तरह बताते थे आपको। ऐसा नहीं है कि आए, गाया और चल दिए। अगर आप उनकी यही कोई भी एक कव्वाली उठा लीजिए, वो इस बार ऐसी गाई है तो अगली बार किसी और तरीके से गाई होगी, अगली बार और किसी तरीके से गाई। अब ये जो सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, ये मीरा जी का भजन है। किसी ने कभी सोचा नहीं होगा कि मीरा जी के भजन को इस तरह से गाया जा सकता है, क्योंकि आप जब आप उसको बंदिश कर देते हैं या जब आप उसको कैटेगरी में ले आते हैं, तो आप कहते हैं कि अच्छा, भजन को तो हम उसी तरीके से गा सकते हैं जिस तरीके से बाकी हमारे भजन गाते हैं। बट जब खान साहब ने शब्द गाए हैं जो, और या जो ये मीरा जी का भजन गाया, उन्होंने गुरु रामदास जी पे भी गाया हुआ है, बहुत कम लोग जानते हैं, और भाईजान ने शायद सुना भी होगा। वो भी उन्होंने उसी अंदाज में गाया और वो उतने ही अच्छे गाए हैं, और इतना अच्छी तरीके से उन्होंने हरियाणवी में जो गीत गाए हैं वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, कुछ खड़ी बोली में गाए हैं। मैं आपको बताता हूँ, आपने जो जंगल का उदाहरण दिया था कुलदीप जी, वैसा ही मैं बिल्कुल वैसा ही सोचता था, बट मैं थोड़ा सा अलग तरीके से इंटरप्रेट करता था। मैं मानता हूं कि वो सागर है। आप जितनी बार गोता लगाते हैं ना, हर बार आप एक नई चीज लेके आते हैं, कभी आप मोती लेकर आते हैं, कभी आप कोई और चीज निकाल के ले आते हैं। तो खान साहब के बारे में तो अगर हम बात करना शुरू करें तो वो कभी खत्म नहीं होगी। और मैं आपको फिर भी मैं बताऊं कि जो रियल वर्ड, एक लास्ट बात जो भाईजान ने बोला था कि फ्यूजन, वो बहुत ही ज्यादा ओपन माइंडेड आर्टिस्ट थे। वो कभी भी जैसे बहुत सारे क्लासिकल आर्टिस्ट बोलते हैं कि नहीं, हमको तो कोई जरूरत नहीं है, मैं इसमें कोई वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट मिक्स नहीं करूंगा, वो बल्कि एनकरेज करते थे। वो लोगों को कहते थे कि नहीं ठीक है, हम ये भी म्यूजिक है, वो भी म्यूजिक है, और अगर इन दोनों को मिला के बहुत कुछ अच्छा बन सकता है तो प्लीज कीजिए। पीटर गेब्रियल ने उनके ऊपर एक बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जो यूट्यूब पे अवेलेबल है। उसका नाम है नुसरत हैज लेफ्ट द बिल्डिंग बट व्हेन। वो बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंट्री है। वो उसके बारे में, उसमें आपको खान साहब के बारे में काफी कुछ पता चल सकता है अगर आप उनके बारे में जरा सा भी इंटरेस्टेड हैं, और कैसे वो प्रैक्टिस करते थे, किन लोगों के साथ प्रैक्टिस करते थे, उनकी पीछे फिलॉसफी क्या थी। वो बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंट्री, आप प्लीज सब देखिएगा। थैंक यू अमित भाई। यहाँ पे मैं एक और, ये चूंकि उथे अमला दे भी बात आ गई, तो मैं ना पश्चिम बिहार में रहता था, दिल्ली में। तो मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता था, और हमारी लैंड लेडी थी, बहुत उम्र हो गई थी उनकी, वो नीचे रहती थी अपने बेटों के साथ। तो मैं ऊपर जो है ये इल्हाम करके एक एल्बम था वो, और तो मैं उसको इस गाने को बजाया करता था। वो एकमात्र ऐसी एल्बम थी जिसमें खान साहब ने सारंगी का इस्तेमाल किया था एज एन इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि उसमें चारों कलाम ऐसे थे जो दर्द भरे थे, और सारंगी का जो दर्द है वो उसमें इतने अच्छे तरीके से यूज किया है कि कमाल है। वो कव्वाली में सारंगी थी वहां पर, तो मैं उसको सुनता था और मुझे ये पता नहीं था। तो मैं एक दिन बीच में ही नीचे आया, कोई आया मिलने, तो मैं उसको बंद कर दिया म्यूजिक को और नीचे आ गया। तो आंटी नीचे बैठी हुई थी बाहर, सर्दी का दिन था, धूप सेंक रही थी और वो रो रही थी। तो मैंने देखा, तो मैंने उनको, मतलब मैं चकित हो गया। मैंने उनको पूछा कि आंटी कोई तकलीफ, कोई बात है? क्योंकि होता है घर में बहुओं से लड़ाई हुई हो, कुछ हुआ हो। तो वो बोली, बेटा तुम वो गाना बजाए ना, उससे मैं रोने लगी, उससे फिर से बजाओ। तो मैं ऊपर गया और मैंने फिर से बजाया। फिर बहुत दिनों के बाद उनसे पूछा तो वो बोले कि मुझे बहुत कुछ याद आने लगते हैं। मुझे उनके जो हस्बैंड थे, जो नहीं थे, तो वो उनको याद करती थी इस गाने में। मुझे कुछ समझ नहीं आया, उस समय पंजाबी मेरी उतनी अच्छी नहीं थी, पर मुझे ये लगा कि कितना दर्द होगा कि मैं फर्स्ट फ्लोर पे बजाता हूँ और एक आदमी नीचे रो रहा है। तो इस तरह की ताकत थी उनकी आवाज में और उनके एक्सप्रेशन में। जी, और अब बाबा के पास जाना चाहता हूँ, लेकिन जो बात अमित भाई ने याद दिलाई कि किन लोगों को उन्होंने चुना काम करने के लिए, मार्टिन स्कॉर्सेसे की फिल्म है द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट। यस। और जब वो दर्द को बांध लेने वाला, एक है ना, दर्द को गूंथ लेने वाला संगीत उन्होंने चुना अपनी फिल्म के लिए, तो उन्होंने नुसरत फतेह अली खान के एक आलाप का चुनाव किया। ऐसे ही वो कनाडा के वो गिटारिस्ट हैं माइकल ब्रूक, उनके साथ एक एल्बम भी आई उनकी, नाइट सॉन्ग। वो मैं यूट्यूब पे लगाता हूँ कभी कभी, वो 50 मिनट का है।
सुबह सुबह उसको लगा दीजिए, वो उसको शायद ग्रैमी का नॉमिनेशन वगैरह भी मिला था। अरे वो पूरा कलेक्शन था मेरे पास रियल वर्ल्ड का, वो लल्लन टॉप के एडिटर ले गए और उन्होंने मुझे यूएसबी में सारे गाने कॉपी करके दे दिए, बोले इससे काम चला लो, आप तो गाड़ी में सुनते हो। वैसे YouTube चैनल पे अवेलेबल है अगर किसी को भी सुनना हो तो। हाँ, वो भी बहुत जबरदस्त है। बाबा, अभी आपकी बात एक समग्रता में आई नहीं है आज। अभी समग्रता में बात आई नहीं है, अभी बस नहीं इतनी छिटपुट कमेंट आए। नहीं, समग्रता में आने के लिए आज तो मैं सुनने की हैसियत में ज्यादा मजा आ रहा है मुझे, क्योंकि दो उस्ताद बात कर रहे हैं, अमित भाई और ताऊ। तो लेकिन ये जरूर है कि दो तीन चीजें मैं कहना चाहूंगा। एक तो जो अमित भाई कह रहे थे कि कला का स्तर, मैं उसको कलाकार का स्तर नहीं कहता हूँ, मैं उसको कला का स्तर कहता हूँ, कि कला के स्तर से उस समाज की तस्दीक होती है, उसकी नवैयत पता चलती है। तो ये बात एकदम दुरुस्त है। और उन्हीं कलाकारों में कुछ एक ऐसे होते हैं जो कि जीनियस होते हैं, तो नुसरत के लिए वो कहा जा सकता है। मतलब मैं अगर और बिल्कुल जो ताऊ कह रहे थे, मैं कितने समय तक सोचता रहा कि उगलदान उठाने की नौकरी अगर मुझे शागिर्दगी के तौर पे बख्शी जाएगी तो मैं उसे सर माथे पे लेकर के और उनका उगलदान उठाने का, उसको खाली करने का, साफ करने का रेत और पानी से, और फिर जमाने का ये काम करता रहूंगा अगर मुझे ये मौका मिल जाए तो ये खैर बहरहाल हसरत तो हसरत रही। और एक चीज मैं हमेशा सोचता था कि नूपुर कैसेट्स की गोदाम को मैं फूंक दूं, क्योंकि जिस तरह से ढिंचैक करके, और संकट ये हुआ कि हिंदुस्तान की बाज मजारों पे और दरगाहों पे आप जाएं तो वहां पे जो कैसेट की दुकानें हैं वहां पे नूपुर के ही सीडी और कैसेट मिल रहे होते थे। और वो ऐसा टर्न ऑफ होता था क्योंकि इतने ढिंचैक के साथ शुरू होते थे नुसरत कि लगता था कि यार ये क्या ही हो गया, एकदम कंकड़ों वाली दाल हो जाती थी। ये जो तुमने जिक्र किया जिसको तुम सवेरे सुनते हो, मतलब मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा टाइम का संकट है। तो सवेरे सुनना माइकल ब्रूक्स और नुसरत को थोड़ा सा अनफिट है, लेकिन सवेरे भी सुन लेने में कोई बुराई नहीं है। मेरी कई वर्षों तक की शाम की शुरुआत जो रही है, जब भी मैं घर पे रहा, तो वो पूरी संगीत में रहती है। शाम को घर आने के बाद में पहला काम होता है संगीत बजाना और चेंज करना। ये उस तरह का काम रहा है, म्यूजिक बजाना। और उसमें लॉन्गिंग जो है, श्यामा पया तेरे बिना तू घर आ डोलना, यहां से मेरी हर शाम हर दिन जब भी मैं घर पे रहा हूं वो उसकी शुरुआत वहां से होती है। जैसे होली के हर आयोजन की शुरुआत मैं करता हूं जब फागुन रंग झमकते हों तब देख बहारें होली की। ये होली का एक पेटेंट गाना कि होली पे सुबह सबसे पहले ये बजेगा। तो उस तरह से हर शाम का एक पेटेंट गाना था कि पहले नुसरत साहब का लॉन्गिंग होगा, उसके बाद फिर सारी बिलोंगिंग सामने आती रहेगी बारी बारी। तो ये वाली क्लैरिटी हमेशा से रही कि नुसरत जो है वो उनको इसलिए सुनना है क्योंकि मैं कोई कव्वाली से प्रेम या उर्दू से प्रेम या पंजाबी से प्रेम वाले चक्कर में नहीं रहा। मेरा एक कारण जो नुसरत को सुनने का, और बहुत तसल्ली, बहुत एहतराम, बहुत एतबार से सुनने का, और एकदम डेडिकेटेड रह करके डूब करके सुनने का रहा है, उसकी एक वजह ये रही है कि मुझे लगा कि ये व्यक्ति इल्यूजनिस्ट है, जादूगर है। जो बाकी जादूगर हाथों से सफाई दिखाते हैं, नुसरत को वो कलंदरी अपनी आवाज में हासिल थी, उनके गले में वो कलंदरी थी। और नुसरत की एक ही गवाही है कि मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे मुख्तलिफ किस्म की नवैयत वाले लोग भी अगर एक साथ बैठे हों और नुसरत को बजाया जाए तो वो सब के सब तसल्ली से उन्हें सुन लेंगे। जो तमाम सारे और फनकारों को वो उरूज वो हासिल नहीं है, लेकिन नुसरत में मुझे ये लगता है कि ये एक चीज है और ये एक बंदा है और ये एक आवाज है। दूसरा क्या है कि इल्यूजनिस्ट मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि जिस तरह से वो एक कव्वाली है जिसको बाज लोगों ने गाया है और बाज तरीके से गाया है, लेकिन नुसरत जब उसको छेड़ते हैं तो वो फिर नुसरत को भी पता नहीं होता है कि वो उसको कहाँ पे लेके जा रहे हैं। तो वो एक खुले आसमान में एक तरफा हवा वाली पतंग नहीं उड़ाते हैं। नुसरत एकदम जंगेजी
आसमान में, और बहकी भटकी तेज कभी सुस्त हो जाने वाली हवाओं के दरमियान भी अपनी सद्दी ताने रहते हैं, अपना मंझा ताने रहते हैं। ये जो कलंदरी है नुसरत की, ये तमाम सारे और लोगों में नहीं है। हालांकि मैं आज तक ये तय नहीं कर पाया हूं कि अगर मुझे कभी केवल एक नाम लेना होगा तो वो अजीज मियां का होगा या नुसरत साहब का होगा। ये मैं आज तक तय नहीं कर पाया हूं, मैं तय करना भी नहीं चाहता हूं। मैंने मान लिया है कि एक अयोध्या वाले हैं और एक मथुरा वाले हैं, दोनों अव्वल हैं। अजीज मियां गाते नहीं थे, अजीज मियां बोलते थे। नहीं देखिए, जो भी है, मतलब इल्यूजन की मैं बात कर रहा हूँ। ताऊ जो आप कह रहे थे, स्पिरिचुअलिटी नहीं आती, स्पिरिचुअल हाँ, वो हर चीज जादू जो तो जादू तो तीनों में था, तीनों हाँ सितारों में था। हाँ, तो ये जो कमाल है नुसरत का, ये अद्वितीय है। तीसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था, कंटेंट के मामले में किसी भी आर्टिस्ट के लिए इससे ज्यादा दुखदाई कुछ नहीं होता है कि वो गाना दिल से चाहता है और लोग सुनना पसंद से चाहते हैं। लोगों की एक अपनी प्लेलिस्ट होती है, 8 10 12 15 गानों की, इसके आगे की नवैयत होती नहीं है। और वो उनसे वही कहते रहते हैं कि नहीं ये सुना दीजिए। जैसे कहीं भी राशिद खान जैसा सबसे कमाल का, हिंदुस्तान में जिंदा लोगों में राशिद खान के का सानी कोई नहीं है, लेकिन वो जिस भी कार्यक्रम में जाते हैं, ये ऐसे फूटे घड़े श्रोता होते हैं कि वो सीधे ये कहते, कोई नहीं कहता कि राग बहार सुना दीजिए, कोई नहीं कहता कि अहिर भैरव सुनाइए, सब कहते हैं कि वो आओगे जब तुम साजना, साजना, है ना, हाँ, बस। अंगना फूल खिलेंगे। सबके चेप वहीं फंसे हुए हैं। तो नुसरत साहब को भी जो सुनने वाले हैं ना, उनसे पूछे, अरे बहुत सुने, क्या कमाल के कमाल हैं, अच्छा क्या क्या सुना है, तो ये सुना है, ये सुना है। फिर वो 8वें 10वें के बाद में उनका फिर मेनोपॉज हो जाता है, वो बता नहीं पाते कि क्या है आगे। दूल्हे का सेहरा हाँ, सुहाना लगता है। बाबा की बात का जवाब मैं खान साहब की कवाली में देता हूँ कि जिसकी पहुंच जहां तलक उसके लिए वहीं पे तू। अरे वाह, माशाल्लाह। तो ये जो एक खास बात है नुसरत की, कि कितने किस्म के, और सांसों की माला का जैसे भी जिक्र आया, उस गाने के 3 ट्रैक अपने पास थे। एक 16 मिनट का था, एक मेरे ख्याल से 33 या 36 मिनट का, और एक 54 मिनट का। और वो 54 मिनट वाला तो मैं कमरे में अंधेरा कर देता था, बत्तियां बंद कर देता था उसको लगाने के बाद में, कि अब केवल आंखें बंद करो, बत्ती बंद करो, और तैरो, केवल तैरो। उसमें सिर्फ लाल बत्ती जलती है, वो जो बॉटल के अंदर नहीं जलाई जाती लड़ी वाली लाइट। नहीं, बत्तियां तो और भी होती थी, उनका मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूँ। अच्छा, रजत शर्मा के पास चलते हैं। इन्होंने हमें मैसेज किया कि ये हिमाचल प्रदेश से हैं और इसलिए इनको पंजाबी में सहज हैं, ऊना से हैं ये, और इनके भी अपने तजुर्बे हैं नुसरत फतेह अली खान साहब के साथ। रजत। थैंक यू सर। मैं बस एक चीज, जो जहाँ पे अमित जी बात कर रहे थे कि पंजाबी लैंग्वेज को, और नुसरत साहब कभी आते थे तो पंजाब के बारे में पूछते थे, बस उस एक हिस्से को मैं उठाना चाहता हूँ कि मैं जैसे शब्द का जिक्र हुआ यहाँ पे कि बहुत सारे शब्द थे जो गाए जाते थे। मैं बड़ी बार दरबार साहब गया हूँ और मुझे लगता है कि जो शब्द इन्होंने गाए, आप जैसे मित्र प्यारे नू, या फिर तुरया तुरया जा फरीदा, या एक कोई बोले राम राम, मतलब ये सारी चीजें दरबार साहब में भी सुनी हुई है। मैं जैसे आपको लिखा, मैं वहां पे सुनता हूँ और अब इमेजिन करता हूँ कि हाँ, अब दोनों को, वो भी सुना हुआ है दरबार साहब का भी, नुसरत साहब को सुना हुआ है। ऐसा लगता है कि दरबार साहब में नुसरत गा रहे हूँ, तो वैसी वैसी इमेजिनेशन अब थोड़ी बहुत बनती है। और वो जैसा सर ने कहा, कमलेश सर बता रहे थे कि उनका राब्ता जो पंजाबी से धीरे धीरे हुआ। तो मैं जिस इलाके से आता हूँ, हम लोगों ने स्कूल में तो पंजाबी उस तरीके से नहीं पढ़ी होती, लेकिन बोलने में, सुनने समझने में बड़े सहज होते हैं। और हमारी जस्ट अगली लैंग्वेज वही होती है, या कह सकते हैं कि कल्चर का इन्फ्लुएंस है, कल्चर ही हमारा मिलता जुलता है। तो ये यूनाइटेड पंजाब वाली बातें, और जो बचपन से हम सुनते आते हैं कि हाँ जी, हमारे पुरखे तो जाते लाहौर थे, दिल्ली तो कोई पहुंचता था, तो उनकी जो सारी बातें थी, फिर लगता कि हाँ, ये भारत का एक, आज के आजाद भारत का एक बड़ा नुकसान हुआ कि नुसरत साहब वहां गए, लेकिन जो उनका काम था, उनका प्यार था, यहाँ के लोग जितना सम्मान करते हैं, तो फिर सब समग्रता से उसे देखें तो ऐसा लगता है कि नहीं, ये बाउंड्रीज के परे की बातें हैं।
वो इन सब से बहुत अलग, बहुत जुदा और बहुत आगे के थे। एक लास्ट चीज जो इसमें ऐड करने के लायक है, एक पंजाबी के आजकल बहुत एक युवा लिखारी हैं, उनका नाम हरमनजीत है, और उनकी एक किताब थी, उसको साहित्य अकेडमी का भी युवा पुरस्कार भी मिला था 2-3 साल पहले। वो बहुत ही शानदार रचनाएं इस समय पंजाबी में कर रहे हैं। और कुछ देर पहले ही आपकी बातें सबकी सुनते सुनते मैं जब कुछ अच्छे गीतकारों के नाम आए बीच में, तो मैं सोच रहा था कि आज के समय में अगर हरमनजीत के कोई गाने हैं तो उनको नुसरत गा देते तो क्या ही होता उसके आगे दुनिया में। तो ये सबमिशन था बस। वाह वाह, आज ये स्पेसिस के बाद एक तो सुनना पड़ेगा ही, उसके बिना नींद आएगी नहीं नुसरत को। अच्छा, मैं ना अभी क्या है 10:07 हो गया है, और हमने अभी ये शुरू करते हुए ये सोचा था कि किताबों के को अगर उसके कवर से जज ना करें तो किससे जज करें। इस पे 10 बजे के बाद से हम नहीं चर्चा नहीं नहीं, करेंगे। देखिए ऐसा है कि लेकिन आप बिरयानी बनाने बैठे हैं और उसके साथ में गुलगुले की कलाई खोजें, ये बेईमानी है, हाँ, ये तो मैच नहीं करेगा। आप आज नुसरत पे ही रहें। वही मैं भी यही कहने ही चाह रहा था कि ऐसा लग नहीं रहा है कि हम उस विषय पे जा पाएंगे, तो उस पर फिर कभी करेंगे। आज नुसरत को ही पर ही बात करते हैं। संतोष जी ने हाथ उठाया हुआ है। संतोष यादव जी, आप फिलाडेल्फिया अमेरिका में रहते हैं, और संतोष जी आप सुनते हैं, कौन क्या पसंद है, कौन जी कौन सा कलाम ज्यादा सुनते हैं नुसरत साहब का? जी, धन्यवाद जो है कुलदीप जी। पहले तो जो है मैं पिछला आपका कई जो है स्पेस में सुन रहा हूँ। आपने जो वो 3 ताल आपका जो होता है, मैंने उसको अपने जो पॉडकास्ट है उसमें जो है सेलेक्ट कर लिया है, और बड़ा काफ़ी मज़ेदार आप लोगों का डिस्कशन होता है। तो मेरा कम्यूट टाइम 45 मिनट का है, वो बहुत आसानी से अभी तो मैंने 3-4 जो है उसका एपिसोड किया हूँ, देखा तो उसमें 52 पड़ा हुआ है, तो वो कवर करूँगा। दूसरा, नुसरत साहब का बात कर रहे हैं आप लोग, तो नुसरत साहब का जो है कि हम सब लोगों ने डिस्कस किया वो सांसों की माला का, तो उसका एक हमारा मतलब कि एक कहानी है कि कहानी क्या, मतलब मेरा बेटा जो है वो 12 साल का है, वो म्यूजिक सीख रहा है, वो एक्चुअली पियानो प्ले करता है। तो उसको जब मैं कार में ये गाना बजाता हूँ तो उसको समझ में ज़्यादा हिंदी आती नहीं, मतलब काम भर का समझ लेता है, कम्युनिकेट कर लेता है, लेकिन उसको ये बहुत पसंद आता है। तो उसने इसको ट्राई किया अपने पियानो पे वो करने के लिए। फिर बाद में वो अपने टीचर के पास लेके गया, तो उसके टीचर भी एक वाइट अमेरिकन है, उनको भी लैंग्वेज तो नहीं आता, लेकिन उनको बड़ा अच्छा लगा। तो उन्होंने उसमें से कई शब्द और ये सब जो है कि उसको जो है कि उसको पकड़ के फिर बाद में हमसे आधे 1 घंटे उस पर डिस्कशन हुआ। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि इनका जो है कि कोई भी जो सुनता है पहली बार तो काफ़ी मतलब प्रभावित हो जाता है इनके आवाज़ से। तो हम लोगों का तो ये था कि बनारस में थे, तो उस समय 95 के आसपास वो जो वो सभी सब बता रहे थे, वो याराना का जो गाना आया था, मेरा पिया घर आया, तो वहाँ से लोग इनके बारे में मतलब हम लोग जाने उस समय तो 6-7 ग्रेड में रहे होंगे। तो उसके बाद से जो है फिर सुनना शुरू किए इनको। तो अभी तो जैसे हम लोग, मेरा जो स्पॉटिफाई है उसमें तो सबसे टॉप में नुसरत जी ही रहते हैं, इन्हीं का सब है। तो मेरा फेवरेट सबसे वही है सांसों की माला पे है, और जो है कि ये दूसरा वाला ये जो हल्का हल्का सा सुरूर है, ये सब। और मतलब जो उसमें लिस्ट है सब सभी अच्छा है, लेकिन 2-3 ऐसे हैं जो जैसे सबके फेवरेट होते हैं वैसे हमारे भी फेवरेट हैं। तो एक दूसरा उसमें है वो अखिया उड़ी दियो वाला जो गाना है वो सब, तो काफ़ी अच्छा लगता है। लगभग मुझे तो लगता है कि डेली एक बार सुन ही लिया जाता है इनको कभी न कभी। तो मतलब दिन में एक बार तो कम से कम 1-2 गाने तो सुन लिए जाते हैं। जी, थैंक यू धन्यवाद। संतोष जी। और हमें ना हमारी स्पॉटिफाई पे आपके टॉप पे नुसरत जी रहे, हमें इससे कोई परवाह मतलब कोई समस्या नहीं है। नुसरत जी से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन अगर आप पॉडकास्ट सुनते हैं तो हमें जी तो ना कहो, साहेब कहो। हैं ये मतलब ऐसा क्या अभी नहीं आपका सावरकर इतना जोर तो मार कुलदीप गए जी हैं कि हमने 2 वो किया है ना, तो गाने के लिए मैं स्पॉटिफाई यूज़ करता हूँ, बाकी पॉडकास्ट के लिए वो एप्पल का वो एप्पल है, उसमें पॉडकास्ट, मैंने अच्छा, आपका हाँ, वहाँ उसमें आज तक हाँ, रेडियो तो ही टॉप उसमें पे जो है होना कि चाहिए, आपका रहता देखिए, है टॉप पे। है ना? जी। 3 ताल और पढ़ाकू नितिन और नामी गिरामी और सबका मालिक टेक।
नितिन कुछ कह रहा था। हाँ नहीं, मैं दो गानों का जिक्र कर देना चाहता हूँ क्योंकि संतोष भाई ने जिक्र किया जी। नितिन से माफी सहित। एक तो हम जब दिल्ली आए अब से कुछ 20-21 बरस पहले, तो दिमाग में एक कलाम नुसरत साहब का गाया हुआ और एक होलडाल, इतना ही लेके आए थे। होलडाल वो चीज होती थी जिसमें कि वो बिस्तर जो है, बिस्तर बंद जिसे कहते थे, तो एक बिस्तर बंद और दिमाग में नुसरत साहब की एक कव्वाली लेकर के आए थे। और उस कव्वाली ने, आप ये समझें कि सिंकारा और बाज किस्म के टॉनिकों का काम उसने उस जमाने में किया। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर। अरे वाह वाह। तो ये सुनते हुए और वो बहुत ही कठिन समय था मेरी जिंदगी का, मैंने देखा है उसमें सबसे कठिन दौर दिल्ली हमारी आमद सबसे कठिन दौर रहा। लेकिन उस कठिनतम दौर में जिस एक चीज ने संभाले रखा, कम से कम जहनी तौर पे, वो ये कव्वाली थी। और दूसरा, अगर मैं इतनी बातें हो गई हैं, गोरख धंधा का जिक्र नहीं करूंगा तो मुझे लगेगा कि बेईमानी हो गई है। और गोरख धंधा के बराबर कुछ मुझे मिला नहीं फिर उसके बाद में किसी और का, मतलब गोरख धंधा ही वो सीढ़ी है जिसके बाद में मुझे फिर अजीज मियाँ ही दिखने लगते हैं। मैं अमित भाई से माफी सहित ये बात कह रहा हूँ, लेकिन गोरख धंधा जो है ना, उसका जिक्र करना बहुत जरूरी था। हाँ नहीं वो बाबा, आप मैं कितना भी भी करो, आप अजीज मियाँ का जिक्र मत करो बस आज। है, एकदम नहीं करूंगा। क्योंकि मैं ना, मतलब मैंने पहले ही कहा है, मैं मुर्गी का पेट नहीं चीरना चाहता, फिर ताऊ शुरू हो जाएंगे, उनको फिर हाँ रोकना हाँ हाँ, मुश्किल बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहता हूँ कि बड़े भाई, आप जिनको ताऊ बोलते हैं, तो बड़े भाई अक्सर मुझे ये बोला करते थे, क्योंकि हम तीनों के बहुत बड़े फैन थे, साबरी ब्रदर्स के भी, अजीज मियाँ के भी और खान साहब के भी। तो अक्सर मुझे बोला करते थे बड़े भाई की, अगर खुदा की कोई आवाज होती या शक्ल होती ना, तो वो अजीज मियाँ होते। भाईजान आपको याद है? बिल्कुल बिल्कुल। और मैं अभी भी मानता हूं कि अजीज मियाँ जितने खूबसूरत थे, वैसे ही खुदाई होगी। क्या बात है, क्या बात है, मैं क्या उनको बात। देख के उनपे खून का गारा बना है फिदा हो जाता था। जिसमें हड्डियां। उनका एक केयरलेस जिसको बोलते हैं ना ब्यूटी, वो नहीं फिक्र करते थे। उनको सामने ही पान मंगवा भी लेते थे गाते गाते और खा लेते थे। पर नुसरत की एक चीज थी कि नुसरत शायद जब गाते थे तो उनको ये एहसास रहता था हमेशा कि वो कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाला काम कर रहे हैं। Absolutely. बहुत बड़ी, वो दिखता था, वो सीरियसनेस दिखती थी जब वो एक एक हर्फ तोल कर फेंकते थे आपकी तरफ, और वो आपको जाके लगती थी। मैंने ये भी देखा है कि एक वीडियो है, बहुत पॉपुलर वीडियो है, इनफैक्ट अगर आप लोग देखेंगे यूट्यूब पे तो मिल जाएगा, कि एक लंदन के कॉन्सर्ट में एक आदमी नाचने लगा और वो बहुत खुश होते थे अगर लोग नाचते थे, पर कभी कभी इरिटेशन भी होती होगी क्योंकि उनके सामने नोट बरसते थे और उसको बिल्कुल सामने जाके वो बंदा नाच रहा था। तो उन्होंने यूं चेंज किया अपनी म्यूजिक को कि उसके बस की नहीं रही। हाँ मुझे याद है, उन्होंने ये उसको ये नहीं बोला। पेरिस में हुआ था। पेरिस के कॉन्सर्ट में वो अली मौला गा रहे थे, और अली मौला का अक्सर इस तरह की उसकी कैफियत होती थी कि हाल आ जाता था, यानी कि एक तरह से कनेक्शन लग जाता था और आदमी का अपने आप ऊपर से नियंत्रण चला जाता था। उन्होंने देखा कि एक और क्योंकि वो, अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो उसमें स्टेज के ऊपर स्पॉटलाइट है और लोगों के ऊपर अंधेरा है, जो लिसनर्स हैं वो बहुत ज्यादा अंधेरे में, तो वो आप ज्यादातर उनको देख नहीं पाते हैं। तो खान साहब गाते 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 उन्होंने रियलाइज किया कि एक आदमी को 3 गोरों ने पकड़ा हुआ है और वो बिल्कुल अपने होशो आवास में नहीं है। तो उन्होंने गाते गाते वो कवाली बदल दी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर ये थोड़ी देर और कैफियत चली तो शायद उस आदमी को कुछ नुकसान हो सकता है। तो अगर आप देखें तो ये पेरिस का एक वीडियो है जिसमें उन्होंने जैसे ही देखा 30 सेकेंड्स में उन्होंने वो कवाली चेंज कर दी, और वो बाद में देखा तो वो उनकी कैफियत कम होती गई और वो नॉर्मल होती चले गई। बिल्कुल बिल्कुल। एक सरदार जी का भी वीडियो है जो घंटों नाचते रहे, मेरे ख्याल से कनाडा का कोई शो है। जी जी हाँ, वो भी बहुत जबरदस्त है।
मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। बाबा की बात पे, रजत जी और संतोष जी की बात पे ना मुझे एक बात याद आई कि खान साहब ने लगभग हर एक तरह का, कभी उन्होंने किसी भी तरह की बाउंड्रीज को नहीं माना, और हर तरह का कव्वाली, बहुत सारे लोगों ने उनके इंतकाल के बाद ये बात निकाली थी कि वो अलग अलग तरह का कलाम गाते थे, जिसमें जो मतलब मतलब मजहब के दायरे में नहीं था। पर मुझे एक चीज लगती है, बाबा मुझे यहाँ पे करेक्ट करें, कि जो कलाकार होते हैं ना वो संतों की तरह होते हैं। जैसे संत जो होते हैं ना, वो एक बार जब उस ऊपर उस ज्योत में मिल जाता है ना, उसके बाद उसका कोई अपना अस्तित्व नहीं रहता है कि वो कहाँ पैदा हुआ था। वो सबका हो जाता है और वो सबको वैसा ही ज्ञान बांटता है, वो वैसा ही सब पे अपना प्रकाश डालता है जैसे एक संत डालता है। संत अगर सोचता है कि वो हिंदू है या मुसलमान है या सिख है या ईसाई है, तो वो अभी पूरी तरह से संत नहीं हुआ है। इसलिए क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात। खान साहब की इसलिए भी बहुत इज्जत करता हूं मैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी एक संत की तरह ना कभी ये नहीं माना कि मैं सिर्फ आरिफाना कलाम गा सकता हूं या मैं जितने भी हमारे सूफी कलाम है मैं वही गा सकता हूं। उनको अगर बोला गया कि भाई आप शब्द गा दीजिए या गुरु रामदास जी पे गा दीजिए, उन्होंने कभी किसी चीज की परवाह ना करते हुए गाया। मुझे ये बात उनकी बहुत अच्छी लगती थी, और ये बहुत जरूरी है ये बताना कि एक कलाकार का संत होना भी बहुत जरूरी है, अगर वो इतने लोगों पे इतना ज्यादा प्रभाव डालता है। नहीं, मुझे तो ये लगता है कि जो बंधा है वो ना संत है ना कलाकार है। ये क्या बात है बाबा, बंधन आपने दिल की बात बंधन कह से दी। खुलना ही पड़ेगा। जो मतलब आप कह रहे थे ना कि कलाकार संत हो जाता है, वो कलाकार होने की नवैयत ये है कि अब वो बंधा नहीं रह गया है। अगर वो बंधा हुआ है तो वो फनकार है, कलाकार नहीं है ना। वो वाह मतलब वाह वाह हाँ, वाह मतलब वाह। वो गाता है लेकिन वो गायक नहीं है। अब आजकल एक नई बीमारी है कि कोई भी अगर कोई सूफी कलाम गा दे तो लोग उसको सूफी कहने लगते हैं। और जबकि अक्सर सूफी सूफी होता नहीं होने है में वो। और सूफी कलाम गाने में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। और बॉलीवुड के सूफी को सूफी नहीं कहते। पर यहाँ पे एक चीज मैं जोड़ देना चाहूंगा, अमित अग्री करेंगे इस बात से, कि आप सब कुछ छोड़ दो, आप एक गाना है बैंडिट क्वीन फिल्म में, आय हाय आय हाय आय जो हाय। कि वाह वाह, क्या बात छेड़ दी हमारे भाईजान। यहाँ बेटी की विदाई हाँ, का गाना है, जो पारंपरिक छोटी गाना है, सी जो उम्र। हर क्षेत्र में अलग अलग लहजे से गाते हैं। छोटी सी उम्र, मैं उसको आज भी सुनता हूँ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस गाने को मैंने इतने रूप में, इतने फोक तरीके से, इतनी जगहों पे, इतनी भाषाओं में सुना है कि कोई लिमिट नहीं है। हर जगह वो उस गाने का कोई ना कोई रूप है। लेकिन जो नुसरत ने गाया है वो भाईजान, लोग इतने रोंगटे मूड खड़े हैं, करने लोग वाला है। इतने मूड हैं कि ये विदाई का गाना है और वो गाते टाइम ना उसमें झनकार बीट्स डाल देते हैं। आप सोचिए कि कोई घर से विदा हो रहा है और वो अपनी व्यथा बता रहा है कि मैं नूपुर आपके घर कैसे, में पली नूपुर बेड़ी, कैसे। हाँ मैं आपके घर में पली बड़ी, अब आप मुझे यहाँ से भेज रहे हो, क्यों भेज रहे हो, मुझसे क्या गलती हुई, और उसमें पीछे आप झनकार बीट्स लगा दिए। तो खान साहब ने जब वो पेन, वो जो उसका जो दर्द है उस लड़की का, जो अपना घर छोड़ के जाती है और अपने पिता से पूछ रही है कि भाई मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई कि मैं सारी उम्र आपके आंगन में खेली हूं और अब आप मुझे यहां से निकाल रहे हो, क्यों। तो उसमें उसमें म्यूजिक कैसा जाएगा, या लोगों को अभी तक उसका एसेंस ही समझ, उसकी बात ही समझ में नहीं आती है। और इसी इसी एल्बम का एक गाना है सर, जो बहुत ही अच्छा है और जो मेरे दिल के बहुत करीब है, वो है मोरे सैयां तो है परदेस। आहा। इस एल्बम के सारे गाने अच्छे हैं। जिन्होंने नहीं सुना है, मेरे हिसाब से बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने नहीं सुना है, पर वो कभी छोटी सी उम्र बैंडिट क्वीन का सुने, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, और उसको महसूस करें कि कैसे वो आपको टच करती है, छूती है। अगर आपके हाथों में सिहरन ना हुई तो फिर आप अमित से मेरा नंबर ले लें। ये बहुत अच्छा चल रहा है, पासिंग एक दूसरे को, और बहुत बहुत आनंद आ रहा है। एक बार एक दो और लोगों ने हाथ खड़े किए थे, उनके पास चलते हैं। राज सिंह देखो, अहमद हाथ खड़े नहीं किए, हाथ उठाए हैं, है ना। हाथ खड़े कोई नहीं कर रहा है। सब झुके हुए हैं। नहीं नाम सुनिए, नहीं आनंद जी, हम लोग हाथ क्यों उठाएंगे, हाँ, हम हाथ खड़े ही कर रहे हैं। राज सिंह अहमद डी क्रूज ईरानी आजाद,
ये इनका नाम है। भाई साहब जी। पहले तो नाम की कहानी बता दो। नहीं नहीं, वो नाम की कहानी तो अभी इंडिया की कहानी हो गई, तो अभी उसमें मैं टाइम वेस्ट ना करूं। हमारी हमारी लायकी नहीं है यहाँ कंट्रीब्यूट करने के लिए। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, राइट, बाबा से, ताऊ से, अमित से भी, कि भाई हम तो बड़े लेट एंट्रेंट है नुसरत के इसमें कमर्शियल की तरफ से आए, ना उर्दू समझ में आई, ना पंजाबी समझ में आई, तो थोड़ा पिकअप करते गए। अगर आप जो है एक ग्रेड वाइज अपने अपने लिस्ट ट्विटर पे अगर शेयर करें टॉप 10 एक एक ट्वीट पर, राइट, वी कैन पिक इट अप फ्रॉम देयर। क्योंकि ये डिस्कवरी जो है और ये जो जो हम सुन रहे हैं, सुनते सुनते हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो ये जो आपकी एक्सपीरियंस है एंड समथिंग दैट यू कैन शेयर, इट विल हेल्प अस डिस्कवर Nusrat and Aziz Mia and other songs much easy. So that's my राजी only बिल्कुल request. बिल्कुल I will definitely do that tomorrow. जी। राजी मैं अभी बता देता By हूँ, evening मैं tomorrow आपको I अभी will बता do देता हूँ कि अगर आपने शुरुआत करनी है तो पहले नवरस में, बाद में सोनी में 4 वॉल्यूम्स का एक कॉन्सर्ट था जो लंदन में था, खान साहब का। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप उससे कीजिएगा। वो क्लासिकल भी है और उसमें जितने भी कवालियां हैं वो बहुत बेहतरीन है, आपको बहुत आनंद आएगा। ये रॉयल अल्बर्ट हॉल वाले कंसर्ट जी की जी बात जी कर रहे जी हैं। जी 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 बाबा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जी जी। नो, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे मतलब अभी जो बैंडेड क्वीन की बात हुई, ये एक एक गाने को डिस्कवर करते करते हमें शायद जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन आपने जो कर दी है, अगर वो आप हमसे शेयर कर लें तो इट विल हेल्प अस नहीं, इमेंसली। हम बिल्कुल कोशिश बिल्कुल करेंगे कि यहाँ से जो रिकमेंडेशन निकले हैं उसको स्पेसिस के बाद आज तक रेडियो के हैंडल से हम ट्वीट कर सकें, उसी थ्रेड में हम कोशिश करेंगे नहीं, वो हम जो लोग अपने रिकमेंडेशन। व्यक्तिगत चयन भी, जो हम लोगों के पर्सनल फेवरेट्स हैं, उनको भी हम लोग हाँ, ट्वीट करते रहेंगे, तो बिल्कुल वहां से भी। बिल्कुल हाँ, और बिल्कुल आज बाबा, तक अगर वैसे वैसे करें तो हमारे लिए जो है ना, क्या है हमारी, हाँ, क्योंकि ये डिस्कवर करते करते जो है जितनी जितनी हम, हाँ, क्लासिकल जल्दी पहुंचे, उतनी हमारी, हाँ, उतनी हमारी सहूलियत हो जाएगी। तो आज निकी अभी 100 वाला इमोजी भेज रहे थे। आज तक रेडियो के हैंडल को मेंशन करके भी आप नुसरत का आपका फेवरेट कौन सा है कलाम लिखें। हम कोशिश करेंगे कि उसको रीट्वीट करें और एक जगह कंपाइल कर सकें जितने भी इस स्पेसेस में जो रिकमेंडेशन आए हैं। थैंक यू। विजय शंकर दुबे के पास चलते हैं। विजय जी नमस्ते, कैसे हैं? नमस्ते जी, मैं तो ठीक हूँ। मेरा एक रिक्वेस्ट था। कमलेश जी बोल रहे थे सांसों की माला पे, उसका कोई 55 मिनट्स का रेंडिशन है। मेरे पास ये नहीं है और मैं उसको जरूर कमरा अंधेरा करके सुनना चाहूंगा कभी। अगर आप उस लिंक को आप अपने ट्विटर पे या समहाउ शेयर करने की कोशिश करें तो अच्छी बात होगी। नुसरत जी से मेरा पहला जो सुनने को मिला था वो बैंडेड क्वीन का गाना था, मोरे सैया तो है परदेश में क्या करूं सावन को। और उस समय मुझे हेडफोन पहली बार मिला था, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने उस गाने को अराउंड 20 टाइम्स सुना था लगातार। उसके बाद हमारे रिकॉर्डर की बैटरी खत्म हो गई थी, तो फिर रुकना पड़ा था। उसके बाद ये तुम एक गोरख धंधा हो, एक मेरे पास है अराउंड 36 मिनट की रेंडिशन। तो ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब उस गाने को मैं, आज 10 साल हो गए बैंडेड क्वीन के गाने को पहली बार सुने हुए, ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि मैं उसको एक बार नहीं रिपीट करता, एक बार 2 बार जरूर सुनता हूँ। यही है मेरी बात। और अगर कोशिश करें वो रेंडिशन शेयर करने की जहां भी हो, इस प्लेटफॉर्म पे भी, सांसों की माला पे 54 मिनट्स। बिल्कुल विजय जी, मैं आपका डीपी देख पा रहा हूँ। अब आप वो हेडफोन उतार सकते हैं जो आपने पहली बार लिए थे। ये पहले नहीं था, पहला वाला तो फिर वो तो और जानते हैं क्या हुआ था, जब इस गाने को मैं सुन रहा था और ये रात हो गई थी और हम 2 लोग रहते थे एक कमरे में, तो उस समय हेडफोन से आवाज बाहर जाया करती थी। वो बंदा इतना इरिटेट हो गया कि वो बार बार बोल रहा था सो जा सो जा। बैटरी खत्म हो गई, मैं सो गया और हम दोनों सुबह देर से जगते थे, अराउंड 9 AM और समथिंग।
सो उस दिन वो 6:30 बजे ही जग गया और पानी लेके मेरे ऊपर फेंक दिया कि ले जग जा, तूने रात भर मुझे जगाया है, अब तू जग। वाह क्या कहानी है। हर जर्रे में किस शान से तू जलवा नुमा है। वाह वाह वाह। सार्कास्टिक बिल्लो, अगर आप मुझे सुन पा रही, सार्कास्टिक बिल्लो, अभी कनेक्टिंग दिख रहा है उनका शायद। अभी आपको आवाज आ रही है सार्कास्टिक बिल्लो? आपका लाफ इमोजी मिल रहा है लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है, सार्कास्टिक बिल्लो। चलिए एक बार मैं घूम करके फिर आपके पास आता हूँ। मिकी चौधरी ने बीच में हाथ उठाया था। इस बार मैंने हाथ खड़ा किया था, नहीं बोला। मिकी आप कुछ कहना चाह रहे थे? मिकी चौधरी आपको आवाज आ रही? जी जी, आ रही है, आ रही है, आ रही है। आपने बीच में हाथ उठाया था जी। जी जी जी। चूंकि आपने कहा कि मुर्गी का पेट नहीं काटने काटने के लिए, तो मैं बस अंडा ही लेना चाहूंगा। और काफी चर्चा हुई है, लेकिन इस बात पे चर्चा नहीं हुई कि वो अंडा जरूर फोड़ा जाए उन गायकों पे जो नुसरत साहब की जो महान जो कव्वालियां हैं उनका रीमेक can करके you उनका hear me? कत्ल कर। यस, सार्कास्टिक बिल्लो, एक बार मिकी कुछ कह रहे हैं, वो सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास आता हूँ। जी, तो मैं ऐसा कह रहा था कि मैं अंडा ही लेना चाहूंगा और वो अंडा उनके सरों पे Hello. फेंकना चाहूंगा। I just wanted to add that Yes. Nusrat Fateh Ali Khan is a deeper connection for the music lovers. और उनका एक खास जो एक गीत है या उसे कह सकते हैं क्लासिक कलाम है, वो है सांवरे। ठीक है, वो जिस तरह गाया गया है वो ऐसा लगता है जैसे आवाज़ उनकी पानी पर चल रही है। तो वो एक बहुत खूबसूरत चीज़ है, जो उनको सुनना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वो ज़रूर सुनें उसे। एक्चुअली मेरे आई डोंट नो हेडसेट पे कोई प्रॉब्लम है, मुझे आवाज़ नहीं आ रही है, बट आई एम श्योर कि अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है नहीं, आपकी तो आवाज आ रही है। और आप होता लाहौर ये से है हैं? कि उनकी डेथ के बाद मतलब 97 से ऑनवर्ड कितना अरसा गुजर गया, लेकिन हर दफ़ा कोई ना कोई उनकी नई चीज़ आपको मिल जाती है। मतलब इट्स लाइक स्टिल वी आर एक्सप्लोरिंग NFA मतलब ही इज सच अ लेजेंड दैट। और मैं क्या करती हूँ, जब भी कोई नया गाना या कोई नई चीज़ होती है तो आई शेयर इट विद माई ब्रदर। और मैं उसे कहती हूँ, मैं कहती हूँ जन्नत से म्यूज़िक रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, मतलब ही स्टिल प्रोड्यूसिंग म्यूज़िक और हर दफ़ा आपको कोई ना कोई नई चीज़ सुनने को मिलती है। हालांकि मैंने बचपन से नुसरत फ़तेह अली ख़ान को बहुत तो नहीं कहा, लेकिन सुना है। ठीक है, मतलब जब वो कवाली बहुत मशहूर हुई, द मस्त कलंदर, तो मतलब हम तब कैसेट का दौर था और गाड़ी शरारत गाड़ी में मामू लगा लेते थे और वो चलता था और हम सब लोग मतलब एक ट्रांस में आ जाते थे। आई नो, आई एम श्योर कि एवरीबॉडी कैन रिलेट विद दैट। लेकिन उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें सुनी मैंने, उनकी गज़लें सुनी मैंने, उनके ये सूफियाना कलाम सुना, उनकी मनकबत सुनी जो मौला अली के नाम पे है, उनके नातिया कलाम सुना। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी मेरे ज़हन में नहीं आ रही कोट करने के लिए, लेकिन आई विल डेफिनेटली टैग द रेडियो, आज तक रेडियो, एंड आई डेफिनेटली शेयर माय फेवरेट्स फ्रॉम द लिस्ट। लेकिन जो अभी फ़िलहाल जब अभी ये सारी बातें चल रही थी तो मेरे ज़हन में जो चीज़ आ रही थी वो ये थी कि सांवरे, अगर if you want a real introduction with the what sort of a legend he was, what sort of a legend rather he is, तो you should listen to सांवरे, right? और बहुत मुश्किल है उसको गाना, मैं नहीं किसी को सुना। एक बस आई एम नॉट श्योर, लेकिन इंडियन आइडल में या किसी में एक बेनी दयाल सिंगर थे इंडियन, मतलब ही वाज अ कंटेस्टेंट, ही sang it really well। मतलब ही वाज द ओनली पर्सन जिसका मैंने सुना, और ऑल्दो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है वो नुसरत फ़तेह अली खान वाज एन उस्ताद, लेकिन उनका काम, उनका कलाम इतने अच्छे तरीके से गा लेना इज़ रिमार्केबल। आई एम नॉट, मतलब आई एम सॉरी अगर मैं उनका नाम गलत ले रही हूँ, लेकिन इट वाज बेनी दयाल आई गेस। और अब तो ज़रूर उसको सुनिए डेफिनेटली। बाकी जो मेरी फेवरेट लिस्ट है, आई विल टैग द रेडियो एंड आई विल डेफिनेटली शेयर इट विद you all. Thank you so much, Kuldeep, for having me here. Thank you.
थैंक यू सार्केस्टिक बिल्लो। शायद आपको आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन आपकी आवाज़ बिल्कुल अच्छे से आई और पूरी बात हमने सुनी। और आप लाहौर से हैं, ये मैंने आपके बायो में देखा। थैंक यू। मिकी, अपनी बात आप पूरी कर लें उस समय जो कह रहे थे। जी, कव्वाली की जो रेपुटेशन की प्रथा है उसका सम्मान करते हुए फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि वाह। मुर्गी का मैं पेट नहीं चीरूंगा और बस अंडे लेना चाहूंगा ताऊ और बाबा से, और वो उन अंडों को मैं फोड़ना चाहूंगा उन गायकों पे, उन म्यूजिक कंपोजरों पे जो हमारे नुसरत साहब की महान अरे जो मिक्की भैया, कृतियां ये हैं। सोने के अंडे हैं, उनको मत देना, इनको अपने पास रखना। नहीं, उनके वाह उनके वाह वाह सर वाह, पे फोड़ना कमाल की बात चाहूंगा बोली आप। ताकि कि उन्होंने जो उनकी कृतियों का जो कत्ल किया है उस पर तो कोई चर्चा ही नहीं हुई अभी तक। कि नए नए जो सिंगर है जो काफी मधुर है, आवाज उनकी काफी अच्छी है, लेकिन नुसरत साहब के गानों के साथ वो न्याय नहीं कर पाते हैं। और नुसरत साहब के गाने नुसरत साहब के अलावा किसी और के मुंह से सुनने की इच्छा भी नहीं होती है। तो उनकी जो उन्होंने जो कत्ल किया इस पे चर्चा नहीं है। और दूसरा, मैं एक ट्वीट कर रहा था अभी, जिस कारण से माइक ऑन करने में मुझे थोड़ी सी देर हुई, कि बाबा को संबोधित करते हुए कि बाबा ने कुछ देर पहले आरोप लगाया था एक जमात पे, जो जमात कहती है कि हम नुसरत को सुनते हैं, नुसरत को सुनते हैं, लेकिन अगर कहा जाए कि क्या सुनते हो तो 15-20 गानों से ज्यादा बता नहीं पाएंगे। तो हम भी बाबा उसी जमात में आते हैं और हम कहना चाहेंगे कि हम पे बेवफाई का इल्जाम न लगाए जालिम, तुम्हें थोड़ा जाना पर जितना जाना उसमें डूब गए हैं। क्या बात। वाह भाई वाह, आपको जमाते नुसरती का सदस्य बनाया जाएगा। वाह। अच्छा, नितिन व्यास जी के पास चलते हैं। और नितिन जी भी आज तक रेडियो का जो मेरा और कमलेश ताऊ का और पाणिनी बाबा का वीकली पॉडकास्ट है जो हर शनिवार को आता है, जिसका नाम 3 ताल है, वो सुनते हैं नितिन व्यास भी। और उनके लेटर्स हमको 2 बार मिले हैं, वो अमेरिका में रहते हैं, कनेक्टिकट में। नितिन जी कैसे हैं? सरदार जय हो, थैंक यू फॉर जय हो, हैविंग जय मी हो। हियर। तो बाबा और ताऊ को भी जय हो। जय हो जय हो जय हो। तो सबसे पहले तो पहली बार जुड़ रहा हूँ यहाँ पे। मैंने 1-2 बार पहले कुलदीप जी को बोला भी कि ये टाइम मेरे हिसाब से फिट नहीं बैठता है, लेकिन आज का टॉपिक ही कुछ ऐसा था कि मीटिंग्स को साइड में करके अभी ज्वाइन किया मैंने। सबसे पहले तो थैंक यू। मुझे लगा कि ये टॉपिक आज नुसरत के बर्थडे की बजाय मैंने जो सजेशन दिया था कि कव्वाली पे बाबा और ताऊ को सुनने को मिलेगा, उससे इंस्पायर्ड है शायद। खैर, नुसरत तो बहुत बड़ा लगाव है हमारा। कव्वाली में शुरुआत ही मेरी नुसरत की वजह से हुई, कव्वाली सुनना। और अभी थोड़ी देर पहले कोई बोल रहा था कि 2-3 सजेशंस, तो मेरे तो टॉप 3 सजेशंस होंगे। एक तो है अल्लाहू, दूसरा सांसों की माला पे, और तीसरा तुम गोरख धंधा हो। ये 3 मैं कितनी भी बार सुन सकता हूँ दिन में। मेरा एक और सुझाव है यहाँ पे, चूंकि हमने नुसरत को लेके ये एपिसोड किया आज का, बेबाक का, बुधवार का। जैसे आज तक के अपने पॉडकास्ट चैनल पे आप एक सीरीज करते हैं, शायद जमशेद कंवर सिद्दीकी करते हैं गजल साज को लेके, जी। ऐसा ही एक पूरी सीरीज कव्वालों के ऊपर भी हो सकती है, और मैं चाहूंगा कि उसको ताऊ होस्ट करें। अरे बहुत बढ़िया आइडिया। ये अब इस बहुत पे जरूरी आइडिया है, और इस तरह का कुछ हम और ताऊ सोच रहे हैं जिसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अच्छा। मतलब ये तो नहीं है। और रही बात इसकी हाँ। कि कव्वाली पे बात हो, तो आज आप कामधेनु देख लें, आपको घी भी खिलाएंगे। हाँ। अच्छा। और मतलब देखो, ताऊ ने अनम्यूट नहीं किया है, तो मैं बस इसमें इतना ही कहना चाहता हूँ कि मसला सिर्फ समय का है। मुझे मालूम है कि ताऊ हाँ। खुद चाहेंगे कि वो ये करें, मसला सिर्फ उनको समय निकालना है, और वो मुझे यकीन है बहुत मन से करेंगे और बहुत लोग उसको सुनेंगे भी। मैं सोच रहा था कि ताऊ अभी फिर से बोलेंगे कि सहवाग पे दबाव बढ़ता हुआ। नहीं, दबाव बहुत है नितिन भाई, दबाव बहुत है। दबाव मैं महसूस कर रहा हूँ। पर क्या है कि आज जो है ना, मेरे मतलब एक ऐसे आदमी के बारे में बात कर रहे हैं जिनके बारे में बात करना बहुत कठिन नहीं है, पर वक्त के पाबंद नहीं रह सकते, क्योंकि अगर बोलना शुरू करें हम लोग तो बस कभी खत्म ही नहीं होंगे। इनफैक्ट अमित और हम व्हाट्सएप पे जब भी बात करते हैं, वो कुछ वो डिस्कवर करते हैं तो मुझे भेज देते हैं, और मैं वापस
वही कहता हूँ कि अरे भाई, क्योंकि अपन जो है ना उसमें एक बहुत सारे लोग हैं, मेरे सर्कल में बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, शायद हम दोस्त ही इसीलिए हैं कि हम नुसरत को सुन के ऐसे चौंकते हैं आज भी। अभी भी अगर सरप्राइज नहीं होता किसी में तो लगता है कि यार वो आदमी में जान नहीं है। मैं तो बोलता हूँ नुसरत का जो सबसे फेवरेट मैंने बताया गोरख धंधा, मुझे लगता है नुसरत हिमसेल्फ इज अ गोरख धंधा। कब कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं कुछ समझ में नहीं आता। बहुत बहुत एप्टली बहुत बढ़िया बात। बिल्कुल। 10:36 हो गए हैं, थोड़ा सा समय और है। जिन कलाम की बात नहीं हो पाई है और जिन्हें भी लगता है कि इस कलाम के भी बारे में बात होनी चाहिए, और अगर किसी को लगता है कि जो अधिक पॉपुलर हुए उनके गाने, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, इसको अगर नज़रअंदाज किया गया है और उसमें भी कोई बात उन्होंने देखी है, तो मैं चाहता हूँ कि उसको भी इनकॉर्पोरेट इसमें कर लें। तो कुलदीप जी, मैं एक और चीज ऐड करना हाँ। चाहूंगा। नुसरत की जो लेगेसी है उसको फॉलो करने के लिए राहत फतेह अली खान ने कोशिश की है। मैं ताऊ और बाबा से और अमित जी से सुनना चाहूंगा राहत के बारे में, उनके क्या ख्याल है। मुझे एक्चुअली राहत के कॉन्सर्ट 2 बार अटेंड करने का सौभाग्य मिला है यहाँ पे, और वो भी बड़े मेस्मराइजिंग। नितिन जी, मैं आपकी इस बात का जवाब दे देता हूँ। मैं बाबा और बड़े भाई से मैं माफी चाहता हूँ। मैं बीच बीच में, ये टॉपिक ही ऐसा है कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। पर नितिन जी, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। मैं पहले माफी मांग लेता हूँ। आपको सुनने में बहुत आनंद आ रहा है अमित जी, कहिए। तो नितिन जी, मैं आपको बता दूं कि आपने कभी सुनार के पास एक पत्थर देखा है? काले रंग का एक पत्थर होता है जिसपे वो थोड़ा बहुत रगड़ता है वो सोने को, और चेक करता है कि वो सोना खरा है कि नहीं खरा है। हाँ। देखा है आपने वो पत्थर? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या होता है कि सालों की बाद ना, जब आप वो पत्थर पे वो रगड़ते रहते हैं, रगड़ते जाते हैं, तो 2-4 सोने के 2-4 कण जो है ना, वो उस पत्थर पे भी आ जाते हैं। पर आप लापिस उसको लाजुली सोने हो का नहीं जाता कहते जी। लापिस लाजुली की तरह चमक आने लगती है बीच बीच पे। हाँ, पर आप उस पत्थर को सोना नहीं कह सकते। मैं राहत साहब की आवाज, मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं क्या बोलूं कि खान साहब ना, जैसे एक अरे नदी होती है बिल्कुल ना। खुल के कह दीजिए, आप एकदम कह दीजिए, हम भी वही कहने वाले हैं। कहें आप। नितिन जी, तो क्या होता है, जैसे एक नदी होती है ना नितिन जी, निकली हिमालय से और जाके गिरी समुंदर में, रास्ते में जिस जगह पे जाती है ना, वो उसको खुशहाल करती हुई चली जाती है दोनों तरफ को। ठीक है, खान साहब बिल्कुल ऐसे ही थे। खान साहब की उन्होंने कितने लोगों को प्रभावित किया होगा या कितने लोगों पे असर डाला होगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। तो मैं अपने एक स्पिरिचुअल गुरु के मंदिर में अक्सर जाया करता था, लोधी रोड पर। तो मैं एक छोटे से बच्चे को देखा करता था कि वो बड़ा ही अच्छा गाता है, और वो मेरे जो गुरु हैं उनके बारे में अक्सर भजन गाया करता था। और वो बट छोटा सा उम्र में था, तो मैं उसको देख के समझ गया था कि इसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, ये बहुत ही प्रतिभाशाली है और ये आगे चल के बहुत बड़ा काम करेगा। तो मैंने एक दिन, उस समय कैसेट्स का दौर था, तो मैंने एक दिन 20-25 जो मेरी फेवरेट कैसेट्स थी वो दोबारा से जाके ढूंढी, खान साहब की। ढूंढ कर उस बच्चे को मैं ढूंढा और उसको वो दिया, वो कैसेट्स। मैंने बोला कि ये सुनना बच्चे, आपको अभी समझ में नहीं आएगा, पर आप कोशिश करना कि आप दिन में जरूर इसको 1 या 2 बार जरूर सुनिएगा। तो बच्चे ने मेरे को बोला कि मैं तो ये सब नहीं सुनता हूँ, कवाली वगैरह, अगर आप हो सके तो मुझे कुछ और दीजिए। तो मैंने कहा नहीं, मैं चाहूंगा कि आप यही सुनिएगा। तो ये बात खत्म हो गई। अब मैं उसके बाद किसी वजह से शिफ्ट हो गया, बॉम्बे आ गया, और उस बच्चे से कभी मिल नहीं पाया। एक दिन फेसबुक पे मुझे एक मैसेज आया कि मैं हांगकांग से बोल रहा हूँ, क्या आप वो अमित हैं जो लोधी रोड में आया करते थे भजन सुनने के लिए? तो मैंने बोला जी जी बिल्कुल, मैं वही हूँ। आप कौन है? मैंने आपको पहचाना नहीं। तो उन्होंने बोला कि मैं हांगकांग में रहता हूँ और यहाँ पे बहुत बड़ा पॉपुलर एक सिंगर बन गया हूँ। आपको याद नहीं होगा कि आपने एक छोटे से बच्चे को नुसरत फतेह अली खान साहब की कुछ 15-20 कैसेट्स दिए थे, और आज उनकी कवाली मैंने बचपन से सुनते 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 मुझे ऐसा हुआ वो कि आज मैं
इतना ज्यादा पॉपुलर हूँ हांगकांग में कि मुझे अब किसी चीज की तकलीफ नहीं है। और मैं आपको 15 साल से ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको दिल्ली के एड्रेस पे ढूंढता था और आप मिलते नहीं थे, तो मैं आपको कभी पहचान नहीं पा रहा था। तो आज मैंने ऐसे ही तुक्के में आपका एक मैसेज डाल दिया कि कहीं आप ही ना हो वो। तो खान साहब बिल्कुल वैसे ही थे। उन्होंने, आज भी आप मानेंगे कि ना सिर्फ राहत फतेह अली खान, उनके बुआ जी के जो लड़के हैं वो, उसके अलावा बदर मियां, उसके अलावा रिजवान मुअज्जम, उसके अलावा हिंदुस्तान में, उसके अलावा लंदन, ईरान और अफगानिस्तान में और फ्रांस में भी मैंने ऐसे, बल्कि मेरे को याद है कि लंदन में एक जैज ग्रुप था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, उसका नाम था भजन, शायद याद दिलाएं मेरे को उसका नाम था। वो बैंड सिर्फ खान साहब, बिकॉज वो कव्वाली को समझ नहीं पाते थे, तो वो सिर्फ अपने बैंड पे सिर्फ उन धुनों को बजाते थे। तो अगर आप, उनके सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, तो मुझे लगता है कि खान साहब आज भी, अगर आप कितने ही लोगों को उन्होंने कितने ही लोगों को उन्होंने प्रभावित किया और उनकी जिंदगी को बदल के रख दिया है, उसका कोई अंदाजा नहीं है हमें। और राहत साहब के बारे में जो नितिन जी कह रहे थे, मतलब महीने में एक आध बार मैं भी राहत साहब को सुनता हूँ और आनंद आता है। लेकिन बात वही है कि भले इतराए जलकुंभी, कमल तो हो नहीं जाती, गजल सी चीज कह देने से गजल तो हो नहीं जाती। वाह, क्या बात तो है। वही फर्क। पर नुसरत के उत्तराधिकारी जो है, सक्सेसर, वो राहत ही माने जाएंगे। रिजवान मुअज्जम बिल्कुल उनकी तरह गाते थे। कभी कभी तो मतलब उनकी जो स्टाइल थी वो बिल्कुल नुसरत साहब की थी। राहत उसमें अपना एलिमेंट लाते हैं, और वो जो उनके संगत से जो उनको खुशबू मिलती रही है, वो सब खुशबू ऑब्वियसली उमड़ उमड़ के आती है, और वो जब फैलती है तो आपको याद दिला देते हैं उनके चचा की। पर रिजवान मुअज्जम बिल्कुल उनकी तरह गाते थे। शायद वो उतने सक्सेसफुल नहीं हुए जितने राहत हुए। राहत को जितना प्यार जो है पूरी दुनिया में मिला है, वो नुसरत की वजह से मिला है। और आप वो तालीम, वो रियाज उनके गले में देख सकते हैं। अगर आप पुराने वीडियो देखें और राहत वहां पे बैठे होते हैं बच्चे की तरह, मतलब बच्चे ही हैं, और बचपन से वो सिर्फ रियाज ही करते आए हैं चचा के साथ। तो शायद वो जो ट्रांसफर हुआ है, जो कुछ भी, वो राहत में ही हुआ है। उनका उत्तराधिकारी वैसे कुछ नहीं है। और जो सार्कास्टिक बिल्लो बता रही थी, सांवरे गाना, वो एक तरह से ना गायकी का टेस्ट है। वो मतलब एग्जामिनेशन में पेपर्स होते हैं ना, उस तरह का है। अगर आपको गाना आता है और आप इतनी हरकतें अपने गले से कर सकते हैं, तो आप सांवरे गा के दिखाएं, जो इंडियन आइडल में अक्सर होता है। बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं, और मैंने कुछ लड़कों को देखा है कि बहुत अच्छा भी कर लेते हैं। अपने मेवात का एक लड़का है अली, वो बहुत अच्छा कर लेता है। पर वो गाने का मैं समझता हूँ टेस्ट है, क्योंकि उस गाने में वो इतना कॉम्प्लिकेटेड गाना है, इतनी नुआंसेस हैं उसमें कि आदमी नकल कर भी ले तो वो कर नहीं पाता। क्या बात, हाँ, क्या और बात। ये राहत साहब के बारे में मेरा भी तस्करा कुछ यूं ही है। जो अमित भाई से मेरी राय शुमारी ज्यादा है, ताऊ से थोड़ा सा मैं, हो सकता है समझ जैसा लगूं, लेकिन मोटी बात भैया यही है कि सोनू निगम मशहूर हुए मोहम्मद रफ़ी साहब को गा के, लेकिन वो मोहम्मद रफ़ी साहब नहीं हो सके। और राहत साहब में मैंने कई बार कोशिश की कि मैं कन्विंस हो जाऊं, मैंने बहुत जोर लगाया इस बात का, लेकिन मैंने पाया कि वो उठा तो लेते हैं नुसरत के कलाम को, लेकिन आगे चल के ये अनुराग कश्यप की फिल्मों की तरह वो आखिर जो है गड्ढमड्ढ हो जाता है आगे जाकर के। तो तो ऐसा अक्सरिया मैंने पाया है, और इसलिए मुझे लगता है कि जो अमित भाई कह रहे थे वो बहुत जरूरी बात है कि आप नुसरत को सुनना चाहते हैं, लेकिन क्या आप राहत को भी वैसे सुनना चाहते हैं? और यही राहत के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन गया, क्योंकि वो जिस सुनार के यहाँ से निकले वो शहर का सबसे माहिरीन सुनार था, और उसका सोना सबसे अव्वल रहा। अब उस पत्थर की पूरी जो लड़ाई है ना, वो यही है कि वो अपने आप को सोना साबित करे। और हो सकता है कभी किसी उम्र के दौर में वो कर पाए, या हो सकता है ना कर पाए, लेकिन अभी आज तक मुझे, हाँ ताऊ, मुझे आज तक ये नहीं लगता है जो अमित भाई कह रहे हैं ना, कि मैं राहत के गाने के कैसेट या यूएसबी पेन ड्राइव, कोई एक चीज या एक प्लेलिस्ट किसी को शेयर करूं कि भाई तुम ये सुनना।
तुमको बहुत मजा आएगा। ये जो हक है ये नुसरत साहब को, अजीज मियाँ को, साबरी साहब को, इन सब लोगों को, ब्रदर्स को, इन सबको ही वो ये हासिल है। मैं हो सकता है कि हंसराज हंस और गुरदास मान के कई सारे गाने किसी को देना पसंद करूं बजाय इसके कि मैं राहत के गाने किसी को दूं, क्योंकि उसके पीछे ये तो होता है। अजीज मियाँ के लड़कों ने एक नहीं दो ने बहुत कोशिश की, बहुत जान लगा दी, पर नहीं हो पाया, क्योंकि वो अनोखे ही होते हैं, बिरले ही होते हैं, हाँ, अकेले ही आप होते हैं। तबरेज की बात कर रहे हैं वो इमरान जी? दूसरा कभी होगा नहीं, और दूसरे की जरूरत भी नहीं है, दूसरे की जरूरत नहीं है। ये आवाज अब हमेशा हमेशा के लिए इस धरती पे, इस कनी पे गूंजती रहेगी, इसलिए हमें उनका कोई सक्सेसर चाहिए नहीं। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। नहीं, सही बात है। उसके पीछे एक और कारण जो मुझे लगता है कि वो हर बार इस टाइप का कंपैरिजन होता है, जब किसी एक ही फैमिली से कलाकार आते हैं तो हमेशा वो कंपैरिजन में भी मारे जाते हैं। मैं राहत के लिए कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप दोनों की बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि हम राहत को जब भी सुनते हैं तो लोग हमेशा उसको कंपेयर करते हैं नुसरत से। नहीं, मैं आपसे नितिन जी बिल्कुल ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि मैं राहत साहब को जब भी सुनता हूँ, मैं उनसे 2-3 बार मिला भी हूँ कॉन्सर्ट्स में, मैं उनको जब भी सुना है मैंने, तो मैंने उनको कभी भी उस हिसाब से नहीं सुना। अच्छा। मैंने रिजवान मुअज्जम को बिल्कुल वैसे सुना है जैसे खान साहब गाते थे। हालांकि वो खान साहब से सिर्फ 1 साल सीख पाए और वो उतने सुर में नहीं है जितने सुर में राहत फतेह अली खान साहब हैं। बट फिर भी मैं कहूंगा कि रिजवान मुअज्जम की जो कैफियत है, जो उनका असर है आपके ऊपर, या उनकी जो लेगेसी है, उसका जो थोड़ा बहुत जो असर है वो उनमें ज्यादा है बशर्ते राहत साहब में। राहत साहब को मैं हमेशा महेश भट्ट की जो फिल्मों में एक, जिसे बाबा बोल रहे थे ना कि आजकल कोई भी उर्दू में गा दे तो उसको सूफी बोल देते हैं। हालांकि उर्दू और सूफी का थोड़ा बहुत कनेक्शन तो है कहीं ना कहीं, बट हर उर्दू की चीज सूफी में ही होती है। और एक मुश्किल ये भी होती है ना, अभिषेक बच्चन हो जाना। अरे भाईजान मेरे भी माइंड मैं में वो यही आ कहना चाहता था, लेकिन मैं नुसरत की तौहीन नहीं कर सकता उन्हें अमिताभ कह के, इसलिए मैंने नहीं कहा। बाबा आपके चरण। नहीं, वो अभिषेक बच्चन बहुत अच्छे एक्टर हैं, पर क्या है कि आदमी, हम तो कंपैरिजन करते हैं ना, इसमें उनकी गलती नहीं है। राहत का अपना स्टाइल है, राहत की अपनी आवाज है, वो कभी भी नकल करने की कोशिश नहीं करते। पर क्या करें, वो सामान्य मानविकी का चरित्र है हमारे अंदर, वो हमारी कमी है, शायद राहत की उतनी नहीं। नहीं, बिल्कुल। और मुझे एक बात मैं कुलदीप यहाँ पे कहूंगा, नितिन भाई आपसे भी, कि मसला यूं है कि देखिए सारी टेक्स्ट बुक जो है ना आपकी पढ़ाई लिखाई वाली और जिंदगी का सफर, ये कहानियों से ही भरा हुआ है, जिसमें केवल कंपैरिजन करने की बात कही जा रही होती है ना। लेकिन कोई विवेकानंद को पढ़ के विवेकानंद बना नहीं, कोई मीरा को पढ़ के मीरा बना नहीं। तो नुसरत साहब का क्यों कोई क्लोन हो? एकदम नहीं होना चाहिए। और होगा भी तो वो, हाँ, तो जब भी होगा वो सेकेंडरी ही रहेगा ना, वो नुसरत तो नहीं हो जाएगा। तो हाँ, तो मतलब कितना भी चमकने के बाद में, तो अब ये चुनौती राहत साहब की, लेकिन प्रिविलेज भी है भाई, हम तो उगलदान नहीं उठा पाए और आप इतने साल उनके साथ रहे, आपने उनसे सीखा, तो ये तो कसक हम लोगों को रहेगी ना कि गुरु साथ रहे फिर भी मजा नहीं आया। तो ये तो रहेगा। एक इसमें ना मैं एक मेटाफर और देखता हूँ, जैसे आपको कोई अगर लार्जर देन लाइफ सफर पे ले चले, जैसे मैं मिसाल के तौर पे आपको कहूँ कि मैं आपको उड़ने वाली चटाई पर बैठा दूं, क्या आप कंफर्टेबल होंगे? मैं नुसरत के साथ कंफर्टेबल होऊंगा, लेकिन राहत के साथ ना मुझे जर्क आते हैं। उस यात्रा में मुझे झटके लगते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि राहत बुरे सिंगर हैं, लेकिन वो जो जर्क की बात है ना, आपको लगता है कि आप एक लार्जर देन लाइफ सफर पे हैं और वो झटका महसूस होता है। नुसरत के साथ आप भूल जाते हैं कि आप एक उड़ने वाली चटाई पे बैठे। तो ये भी एक फर्क है। अच्छा, राजू पंडित जुड़े हैं हमारे साथ और वो भी इस पे कुछ कहना चाहते हैं। राजू जी। हाँ, धन्यवाद। मैं वही लास्ट पॉइंट को बढ़ाना चाहूंगा कि ये राहत के लिए तो अनफेयर हो जाएगा। उनका उत्तराधिकारी तो वो एक हिसाब से हैं उनके नुसरत साहब के, लेकिन वो नुसरत साहब नहीं है, वो तो क्लियर है। लेकिन फन और कला मौसीकी में उनका भी ओहदा काफी ऊपर ही है। और नुसरत साहब के बारे में ये बोलना चाहूंगा कि
वो हम सब उनके मुरीद हैं और गांव-गांव इंडिया में गांव-गांव चप्पे-चप्पे तक उनके गायकी पहुंची हुई है, उनका फन पहुंचा हुआ है। लेकिन वो प्रॉब्लम ये है कि कलेक्टिवली इंडिविजुअली हम लोग सब उनको एप्रिशिएट करते हैं और उनका उनकी कला और गायकी को एप्रिशिएट करते हैं, बट कलेक्टिवली इंडिया ने अपना एप्रिसिएशन कभी नहीं हम लोग नहीं दिखा पाए और वो दुख की बात है कि जैसे पाकिस्तान ने यूसुफ साहब दिलीप कुमार को वो निशान पाकिस्तान और उससे नवाजा था, तो कहीं ना कहीं वो बनता था कि उनके फन को लाइक करते हैं हम लोग, तो वो इंडिया में कलेक्टिव एक एप्रिसिएशन एज ए कंट्री, जैसे फ्रांस में शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, उनको लीजन ऑफ ऑनर और ये सब अवार्ड दिए जाते हैं, तो अगर वो होता तो बेहतर होता। ये मेरा पॉइंट था। राजू जी, मैं इसमें माफी चाहूंगा कुलदीप से, मैं आप इनके कहे बिना बोल रहा हूं। मैं आपकी बात से 100% अग्री करता, 100% अग्री करता अगर वो लता जी को ये अवार्ड। मैं इससे आगे कुछ नहीं कहूंगा। जी। एक आखिरी स्पीकर और ले लेते हैं, फिर अपन खत्म करेंगे। अच्छा, केतन भी आ गए, इनको भी हमने बोला था और ये भी नुसरत साहब के शहदाई हैं। APJ, जनाब आप सुन पा रहे हैं? APJ, आपको मैंने ठीक है, सही APJ अभी मुझे दिख नहीं रहा है। केतन, अगर आप सुन पा रहे हैं, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है और नुसरत साहब पे बात कर रहे हैं, ऑल्दो अब चर्चा ऑलमोस्ट खत्म होने को है। ताऊ म्यूट करना पड़ेगा। हाँ, ताऊ के यहाँ से आवाजें आ रही हैं। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ एक दो और स्पीकर को तब तक जोड़ सकें। बाबा, एक चीज और है, मतलब मैं चाह रहा था कि इस पर थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है ये बात, लेकिन मैं ये, अच्छा APJ आ गए, पहले इनका कमेंट ले लेते हैं फिर मैं आता हूँ। APJ, आपको आवाज आ रही है अभी? मुझे पता नहीं आपका नाम क्या है। बिल्कुल आ रही है। जी और मैं जी, ये चीज बोलना चाहूंगा, मैंने अभी ट्वीट भी किया। आपका नाम क्या है? मैं सॉरी, आपका नाम तो बताएं। एनोनिमस हैंडल है, APJ बोल सकते हैं आप। अच्छा, ठीक ठीक। है, चलिए बस ठीक है। मैं एक कन्फेस करना चाहूंगा कि मैंने आज तक जिंदगी में 3 या 4 गाने सुने होंगे नुसरत साहब के, बट ऐसे ही भटकते भटकते मैं इसमें ऐसी एक स्पेस में आ गया राज भाई को देख के, और जो आपने डिस्क्राइब किया, तो आई वांट टू प्रेज योर डिस्क्रिप्शन एज वेल, कि एक डिवाइन टैलेंट को जिस तरीके से आपने डिस्क्राइब किया है, आई एम सो मेस्मराइज्ड, आई एम सो अट्रैक्टेड। और मैं बस सब कुछ जो भी मैं कर रहा था सब छोड़ के मैं यूट्यूब पे धाए धाए जो भी सजेशन आ रहा था मैं अपने वॉच लिस्ट में डालते जा रहा था, ऐड टू प्ले लिस्ट। अब मेरे को ये देखना है, मेरे को ये सब सुनना है करके। और ये कैसेट वाली बात जो बताई अमित भाई ने और किसी ने बताई थी, वो सब एक एक छोटी सी छोटी चीजें, इट वाज सो कैप्टिवेटिंग। एंड आई थिंक इस स्पेस का एक मतलब एक आउटपुट तो ये भी रहा होगा कि आई हैव स्टार्टेड माय जर्नी ऑफ एक्सप्लोरिंग नुसरत बिकॉज ऑफ दिस स्पेस। आई जस्ट वांट टू कमेंट योर स्किल, बिकॉज प्रेज करना कर देते हैं, सब लोग कर देते हैं, फैन भी कर देते हैं, बट द वे you guys have described him, the way you guys have used the words, it is so talented. I'll check out your podcast as well. वेरी वेरी टैलेंटेड। मैं तो कह रहा हूँ टैलेंट की तारीफ करने में भी मेरे को लग रहा है इससे अच्छा टैलेंट मैंने कहीं नहीं देखा। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू APJ, थैंक यू। और बहुत अच्छी बात है कि आपने कुछ चीजें नोट कर ली। आपका जीवन ऐसे एनरिच्ड होगा और आप भी उसमें गोते लगाएं जिसमें गोते लगा के हम उबरते नहीं हैं। थैंक यू। और ये बिल्कुल सही मौका है जब मैं थोड़ा सा आज तक रेडियो के बारे में बता दूं। आज तक रेडियो एक पॉडकास्टिंग का एक चैनल है, एक प्लेटफॉर्म है। आप गूगल करेंगे आज तक रेडियो तो हम तक पहुंच जाएंगे, बहुत आसान तरीका है। और वरना आप स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, जियो सावन, विंक, गाना.com, ये किसी भी कोई भी एक ऐप आपके पास इनमें से कोई एक हो, वहाँ पर आज तक रेडियो सर्च करें तो हमारे शोज तक पहुँच जाएंगे। तो ये तो सिर्फ एक डेमो है जो हम हर बुधवार को करते हैं। इसी तरह के ढेर सारे शोज हम लोग करते हैं, जिनमें से एक है 3 ताल, जो कमलेश, ताऊ, पाणिनी बाबा और मैं, हम तीनों मिलकर के करते हैं। हर शनिवार को वो आता है, वो सुने।
पढ़ाकू नितिन सुने, अगर आप बैठे बिठाए 3-4 किताबों का ज्ञान लेना चाहते हैं। और हमें आप फीडबैक भी दे सकते हैं अपना radio@aajtak.com पर। ये हमारा ईमेल आईडी है, मुझे radio@aajtak.com पर। एक स्पीकर और जुड़े हैं और आपका नाम मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, लजीद डॉक्टर ऐसा कुछ है, जी अगर जी, मैंने गलत पढ़ा हो तो मुझे माफ कीजिए। मुझे बस ज्यादा नहीं कुछ कहना, थोड़ा बात करनी थी मुझे, बस 2 मिनट। जी मेरी मेरी आवाज आ रही है सबको? जी जी जी। हेलो हाँ नायब अली जी साहब, आपकी आपकी आवाज आ रही है। सर, मुझे यही कहना था कि स्पेस एकदम लश स्पेस है, मुझे बहुत ज्यादा पढ़ना था, मेरा एग्जाम भी हो रहा है, लेकिन जो मजा आ रहा है ना, यकीन करें कि मैं बता नहीं सकता। जबरदस्त स्पेस है, बस यही कहना था। अरे थैंक यू। आप कहाँ से हैं? जी जी, मैं इधर पाकिस्तान से हूँ, कराची से मैं भी बोल रहा हूँ। अरे वाह, बहुत शुक्रिया भाई। थैंक यू, शुक्रिया। सर एक क्वेरी था, इसका कोई रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो सकता है क्या इस स्पेस हाँ का? सर, मुझे ये भी बोलना था, अगर रिकॉर्डिंग मिल जाती है तो मुझे ये स्पेस भेज दे, क्योंकि मुझे सुननी है पूरी है। इस पे अच्छा चर्चा पहले देखें भी कि चल चुकी। इसमें, हाँ इसमें बात ये है कि एक हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी है, जो लोग तीन ताल के रेगुलर सुनने वाले हैं वो जानते हैं, तीन तालिये नाम से। और उस पर भी कुछ लोगों ने ये कहा कि बेबाक बुधवार की रिकॉर्डिंग को एक शो के तौर पे उपलब्ध कराया जाए। एक अच्छी बात उसमें यह है कि ज़्यादातर शोज़ के रिकॉर्डिंग हमारे पास हैं। अभी जो हम ये बातचीत किए हैं 2 घंटे, इसकी भी रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग है। बस उसको एक शो के तौर पर हमें लाना है। हो सकता है उसमें कुछ वक़्त लगे, एक आध हफ्ता, एक आध महीना, मुझे मालूम नहीं। ताऊ को मुझे फैसला लगता लेना है है, उस पे कुलदीप की, अप्रूवल वहीं से आना है। हाँ मतलब मुझे लगता है कि ये वाला जो आज वाला है, इसको आप कर सकते हैं अपलोड, यूट्यूब वगैरह पे कहीं पे डाल दें। इसको शेयर करना इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि इसमें बहुत सारे गानों का जिक्र आया है, जो बहुत लोग उसको डिस्कवर करना चाहेंगे अगर नहीं किया है तो बहुत खुशी होगी मुझे भी कि अगर आप इसे अपलोड कर सकें तो बिल्कुल इस वाले करेंगे। एपिसोड को आप क्यू में ना रखें, आप इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दें, लिंक शेयर कर दें आज तक रेडियो के हैंडल से, ताकि जो लोग आज तक रेडियो का हैंडल फॉलो कर रहे हैं एटलीस्ट उनको उस लिंक के बारे में जानकारी मिल जाए। हाँ, तो अगर आपको ये रिकॉर्डेड एपिसोड सुनना है तो बात तय हो ही गई है कि इसको हम यूट्यूब पे अपलोड करके कम से कम इस एपिसोड को हम लिंक उसका लगा देंगे। आज तक रेडियो के ट्विटर हैंडल को आप लोग फॉलो कर सकते हैं ताकि आप अपडेटेड रहें उस बारे में। और कोशिश ये करेंगे कि बेबाक बुधवार के कुछ और जो बाकी स्पेसेस हमने किए हैं उनको भी एक सीरीज के तौर पर ला सकें। तो बहुत शुक्रिया आप सभी का जो इस स्पेसेस में जुड़े, इस बातचीत में शामिल हुए। आज तक रेडियो सुनते रहिए। podcasts.aajtak.in ये हमारा URL है वेबसाइट का, podcasts.aajtak.in। यहाँ पर आप जाएंगे तो हमारे सारे शोज तक पहुंच जाएंगे। वहाँ पे आपको एक कैटलॉग दिख जाएगा कि कौन कौन से शोज हम करते हैं। मैंने सिर्फ तीन ताल और पढ़ाकू नितिन का जिक्र यहाँ पे ज़्यादा किया है, पर 19 शोज हैं जो हम लोग करते हैं। उनको आप अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी रुचियों के हिसाब से एक्सप्लोर करें, सुन करके हमें बताएं कि कौन सा शो आपको अच्छा लगा। अच्छा, ना सिर्फ हमारे पास ये ईमेल आईडी है जिस पे आप ईमेल करके बता सकते हैं, radio@aajtak.com, एक नंबर भी है। और कराची से भाईजान आप 9953323303, ये हमारा नंबर है। इसको आप सेव कर सकते हैं आज तक रेडियो के नाम से, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। इस पर आप हमें अपने फीडबैक भेज सकते हैं। अगर आप लिख करके भेजना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, वरना आप वॉइस नोट भी भेज सकते हैं, उसमें और भी मज़ा आता है क्योंकि आपकी आवाज़ सुनने को मिलती है। तो एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन पे आप हों या विंक पे हों, गाना.com पे हों, तो आज तक रेडियो सर्च कीजिए और ऐसे ही मज़ेदार बातचीत, ऐसी ही चर्चाओं का आनंद लीजिए। और शुक्रिया आप सभी का इस स्पेसेस में आने के लिए। जय हो।